Hello everyone, welcome to my YouTube channel TGT Mathematics. Hope you all are very fine. तो देखो आज हम ना कंप्लीट कर देंगे अपनी यूनिट 2। आपको पता है कि हमने यूनिट 5 कर ली, यूनिट 4 कर ली, यूनिट 3 कर ली और यूनिट 2 में भी हमने जितनी भी हमारी बिहेवियरिज्म की थ्योरीज थी ना वो कर ली। आज हम जिस हमारी कॉग्निटिविज्म की थ्योरी है, कंस्ट्रक्टिविज्म की है, जो आपकी थ्योरी ऑफ गेस्टाल्ट है, जितनी भी इनकी थ्योरीज हैं ये भी कंप्लीट करेंगे। प्लस इसके बाद हम ये भी देखेंगे कि टीचर का रोल क्या है, यूनिट जितने भी हमारी प्लानिंग है, ये यूनिट प्लान, लेसन प्लान, ये सब क्या है, एनुअल प्लान, ये देखेंगे। उसके बाद एक आपका एफएलएन का टॉपिक है, वो ना मैंने आप लोगों को पहले ही करवा दिया है। जो एनईपी वाला है ना, पॉलिसीज, यूनिट 5 में आप लोगों ने पॉलिसीज पढ़ी थी, तो आप लोग वहाँ से देख लेना। ओके, आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ गया है। और अब तो शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले भाई जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और किसी को भी कोई डाउट हो तो आप लोग नीचे क्या कर सकते हैं, उनको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी क्लास। लेट्स बिगिन एंड प्लीज़ 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 सब्सक्राइब दी चैनल। कोई भी बिना सब्सक्राइब किए नहीं जाएगा अगर आप लोगों को वीडियोस हेल्पफुल लग रही हैं। तो चलो शुरू करते हैं। देखो भाई, हमने कॉग्निटिविज्म से आज शुरू करना है। हमने पिछली क्लास में क्या किया था, अपना वो पूरा कर लिया था, बिहेवियरिज्म की थ्योरी। तो मैंने आप लोगों को ये बताया था कि जब बिहेवियरिज्म कब क्यों ख़त्म हो गया, क्योंकि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ बिहेवियरिज्म के थे जो उन्होंने इंटेलेक्चुअल प्रोसेसेस पे कोई ध्यान नहीं दिया। जो है बिहेवियर है, जो है एनवायरनमेंट है, हेरिडिटी कुछ नहीं होती, ऐसा किनका मानना था, ऐसा जो ये हमारे बिहेवियरिज्म थे इनका मानना था। राइट, ये बात तो आप लोगों को पता है। तो इसलिए क्या हो गई, 1950s के आसपास आते आते ये थ्योरी फेल हो गई। तो अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, कॉग्निटिविज्म के बारे में। इनका मानना क्या है कि ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी करवाया है कि इनपुट होता है, आउटपुट होता है और उसके बीच में कुछ थिंकिंग प्रोसेस चल रही है। दैट मीन्स आपने किसी चीज़ को छुआ और आपने एकदम से उसे हटा लिया। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग ने उसको सिग्नल दिया कि ये चीज़ गर्म है। अगर आपका दिमाग सिग्नल ही नहीं देगा तो आप लोग कैसे हटाएंगे। तो अगर जैसे मैं बात करूँ, यहाँ पे हमारे पास कुछ मेंटली रिटार्टेड बच्चे होते हैं, राइट। वो जो मेंटली रिटार्डेड स्टूडेंट्स होते हैं जिनके दिमाग के सिग्नल एकदम से जनरेट नहीं कर पाता, तो क्या होता है, वो हाथ रखे रहते हैं, उनको उनके दिमाग सिग्नल ही नहीं पहुंचाता। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अंदर प्रोसेस चल रहा है ना। तो यहाँ से ये कॉन्सेप्ट आया कि कोई ना कोई प्रोसेस चलता है अंदर। मिलर एंड जेरोम ब्रूनर ने क्या किया था, कॉग्निशन के बारे में इन्होंने इस्टेब्लिश किया था। किसको, अगर हम फादर की बात करें तो कौन होंगे, जेरोम ब्रूनर होंगे, ठीक है। उसके बाद हम गेस्टाल्ट की साइकोलॉजी पढ़ेंगे। देखो, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, अभी हम कॉग्निटिविज्म शुरू करेंगे। कॉग्निटिविज्म शुरू करने से पहले हम गेस्टाल्ट थ्योरी पढ़ेंगे। गेस्टाल्ट जितने भी हमारे साइकोलॉजर्स हुए, बिहेवियरिज्म आया, याद करो मैंने आपको स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी में बताया था कि सबसे पहले स्ट्रक्चरलिज्म आया, फिर फंक्शनलिज्म आया, उसके बाद आपका साइको एनालिसिस आया, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का क्या आया, बिहेवियरिज्म आया। बिहेवियरिज्म के बाद क्या आया, गेस्टाल्ट थ्योरी आई, राइट। जो ये गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट थे, इनका क्या मानना था, इनका मानना था कि जो होल होता है ना बच्चा, अगर चीज़ें ऐसी पड़ी हुई हैं तो वो पड़ी हुई चीज़ों को नहीं समझेगा, मतलब टुकड़ों में पड़ी हुई चीज़ों को नहीं समझेगा। जब चीज़ एकदम जुड़ जाएगी, जैसे बच्चों की पजल्स नहीं होती हैं, जब एकदम पूरा होल कंप्लीट हो जाएगा तो वो उसको समझेगा। तो होल इज ग्रेटर देन पार्ट्स, ये किसका मानना था, गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट का मानना था, ठीक है। तो इनके पहले आए किससे, कॉग्निटिविज्म पहले से, क्योंकि इन्होंने थिंकिंग के बारे में भी बात की थी, ठीक है। बिहेवियरिज्म था, उन्होंने तो कुछ भी बात नहीं करी थी थिंकिंग के बारे में, लेकिन उन्होंने थिंकिंग के बारे में भी बात करी थी। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। चलिए आगे बढ़े आगे। तो फोकस ये किस पे, परसेप्शन। ये क्या ये बोलते थे कि भाई चीज़ दिमाग में गई तो कैसे गई। बेसिकली अगर आपसे पूछेंगे तो गेस्टाल्ट के जो साइकोलॉजिस्ट थे जो इस थ्योरी पे काम कर रहे थे, उनका सबसे बड़ी चीज़ मानने क्या था कि होल इज ग्रेटर देन पार्ट्स। तो अगर हमसे पूछेंगे कि इनके फादर कौन है, तो इसके फादर कौन है, मैक्स वर्ट हीमर है। ध्यान रखना कौन है इसके फादर, मैक्स वर्ट हीमर, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़े। तो अगर आप लोगों से और भी कुछ नाम पूछें तो ध्यान रखना, कॉलर, कॉफका
और कर्ट लुईन। देखो मैंने इन्हें ना कैसे याद रखा था, मैंने ना इन्हें K3 मतलब के नाम से याद रखा था कि कॉलर भी के से शुरू होता है, कॉफका भी के से शुरू होता है और कर्ट लुईन भी के से ही शुरू होता है। अगर हम पूछें कि फादर कौन है इसके, मैक्स वर्ट हीमर है। तो कॉलर के आप लोगों को पता है, नहीं पता तो इनकी जो थ्योरी है उसका नाम है इंसाइटफुल लर्निंग थ्योरी, अभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे आगे। कॉफका है, इन्होंने वर्क किया था, इनका काम है, किस पे काम है, ग्रोथ ऑफ माइंड, मतलब इन्होंने बताया था माइंड की ग्रोथ कैसे होती है, किस तरीके से माइंड डेवलप होता है। और कर्ट लुईन की थ्योरी है फील्ड थ्योरी, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, अच्छी थ्योरी है ये भी, हम ये भी पढ़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़े, चलो सबसे पहले पढ़ रहे हैं किसकी, कर्ट लुईन की फील्ड थ्योरी। एक इनके अकॉर्डिंग क्या मानना था, कर्ट लुईन के अकॉर्डिंग लर्निंग रिलेटिव है, मतलब लर्निंग हम चीज़ों को सीखते रिलेट करके, इनका ये मानना था बेसिकली। ये जो कर्ट लुईन कौन है, फादर हैं, किसके फादर हैं, मॉडर्न सोशल साइकोलॉजी के फादर हैं, ध्यान रखोगे। जो कर्ट लुईन है ये मॉडर्न सोशल साइकोलॉजी के फादर हैं। अभी बताया गेस्टाल्ट के प्रिंसिपल्स पे ये भी यकीन करते थे। इनका क्या मानना था, देखो मैं ना कर्ट लुईन की आप लोगों को ना पहले थ्योरी समझाती हूँ, उसके बारे में ये बताऊंगी आप लोगों को। इन्होंने बताया था कि जैसे हम हैं, ये हमारी एक फील्ड है, हम जो भी करेंगे ना इस फील्ड के अंदर रह के करेंगे। तो मतलब बेसिकली ये वाली लाइन क्या हो गई, ये बाउंड्री हो गई। 1 मिनट, फिगर मैंने शायद नीचे बना रखी है, हाँ देखो ये क्या हो गई, हमारी बाउंड्री हो गई। हम जो भी काम करेंगे ना इस बाउंड्री के अंदर, मतलब हमारी लाइफ की, ये देखो लाइफ स्पेस लिखा है ना, ये बाउंड्री ऑफ लाइफ स्पेस, हम जो भी काम करेंगे इस बाउंड्री के अंदर रह के करेंगे। ये लाइफ स्पेस की क्या है, बाउंड्री है। यहाँ पे सपोज करो, यहाँ पे आप खड़े हो और यहाँ पे ये आपका गोल है। इन्होंने ये कैसा ग्राउंड है, एक फुटबॉल ग्राउंड होता है ना, इस तरीके से उन्होंने बताया, एक फील्ड के ऊपर उन्होंने बताया है कि यहाँ पे आप खड़े हो, यहाँ पे आपका गोल है, यहाँ से आप लोगों को कोई पुश करेगा, यहाँ से आप लोगों को कोई पुश करेगा आपके गोल की तरफ जाने के लिए। कहाँ पे जाने के लिए, इस साइड जाने के लिए। लेकिन 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 कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो यहाँ पे बैरियर की तरह खड़ी होंगी। अब भाई आपको अपने गोल तक पहुँचना है तो कुछ ना कुछ बैरियर तो फेस करना पड़ता है, जैसे फुटबॉल ग्राउंड में होता है। तो बेसिकली उन्होंने, तो इसको बोलते हैं जो आपको रोक रही है, यहाँ पे जो आपको फोर्स, मतलब आपको आगे की तरफ पुश कर रही है, गोल की तरफ पुश कर रही है ना, तो पुश करने के लिए वो उसे ऐसे जा रही है। तो इस फोर्स का नाम क्या होता है, वेक्टर ड्राइविंग फोर्स, मतलब उसे आगे की तरफ पुश कर रही है। लेकिन अगर आप यहाँ पे खड़े हो, यहाँ से एक फोर्स आपको पुल भी तो करेगी पीछे की तरफ, एक बैरियर भी तो है, तो ये पुल कर रही है आपको, आपके गोल की तरफ जाने से खींच रही है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे वेक्टर रीस्ट्रेनिंग फोर्स, बेसिकली रीस्ट्रेनिंग फोर्स। ये क्या कर रही है, आपको आपके गोल तक पहुंचने से रोक रही है। ठीक है, अगर हम बात करें ये रीस्ट्रेनिंग फोर्स की, हम अपनी सोशल लाइफ में किसकी बात हो गई, हमारी सोसाइटी। हम बेसिकली हमारी सोसाइटी कहीं ना कहीं एक एनवायरनमेंट होता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी नहीं हो सकता है। सोसाइटी हमेशा नेगेटिव नहीं होगी, पॉजिटिव भी हो सकती है। लेकिन एक बात बता रहे हैं कि जो ये वाली फोर्स है, ये कैसी फोर्स है, नेगेटिव फोर्स है, और ये वाली जो फोर्स है, ये वाली कैसी फोर्स है, पॉजिटिव फोर्स है। इसीलिए इसका जो नाम है वेक्टर और वैलेंस थ्योरी भी कहा जाता है। कर्ट लुईन की जो फील्ड थ्योरी है, समझ रहे हो बेटा, जो फील्ड थ्योरी है उसको हम वेक्टर एंड वैलेंस थ्योरी भी कहते हैं। और हमें अपने गोल की तरफ बात कर रहे हैं तो इसको हम गोल इनसाइट थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा, गोल इनसाइट थ्योरी भी कहते हैं। और यहाँ पे किसकी बात हुई, लाइफ के स्पेस के बारे में बात हुई, तो देखो ऊपर हम इसको लाइफ स्पेस थ्योरी भी कहते हैं। आगे कुछ नाम ध्यान, इसको हमने क्या कहा, फील्ड थ्योरी भी कहा, इसको हमने वेक्टर थ्योरी भी बोला, वेक्टर एंड वैलेंस थ्योरी। ठीक है, वेक्टर एंड वैलेंस थ्योरी भी बोला, और हमें हमारे गोल की तरफ धकेलती है तो हमने से क्या बोला, गोल इनसाइट थ्योरी भी बोला। ठीक है, हमारी गोल की बात हो रही है बेसिकली इसमें। और लाइफ के बारे में मतलब लाइफ के इतने रीजन के अंदर हम रह के काम करते हैं, तो दैट्स वाई इसको हम लाइफ स्पेस थ्योरी भी कहते हैं।
ठीक है। इन्होंने इस हेल्प की डायग्राम की वजह से इस ये जो फील्ड प्रॉपर तैयार किया है, इसलिए हमने इसे फील्ड थ्योरी भी कहा है। ठीक है, पूरी थ्योरी को इसकी इन्होंने जो डायग्राम है इनका, पूरी थ्योरी को इसमें इन्होंने बताया है। ठीक है, तो इन्होंने एक इक्वेशन दी है, जो हमारे कर्ट लुईन है, इन्होंने अपनी जो थ्योरी है इक्वेशन की फॉर्म में प्रेजेंट करी है। मतलब बिहेवियर जो होता है वो फंक्शन होता है किसका, P इंटू ई। बेसिकली P का मतलब ये पर्सन है और E का मतलब क्या है, एनवायरनमेंट। बिहेवियर किसका फंक्शन होता है, प्रोडक्ट ऑफ पर्सन एंड एनवायरनमेंट। मतलब जो पर्सन है वो अपने एनवायरनमेंट के साथ कैसे रिएक्ट करता है अपने एनवायरनमेंट की तरफ, वो तो वही मतलब अपने एनवायरनमेंट में बिहेवियर को अपने शो करेगा, तो वही क्या होता है, उसका बिहेवियर होता है। बिहेवियर इज द फंक्शन ऑफ प्रोडक्ट एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, समझ गए। इनकी इक्वेशन है ये। इनकी जो थ्योरी है इसको 3 फेज थ्योरी भी बोला जाता है। बहुत सारे नाम है, देखो 3-4 फेज थ्योरी, क्योंकि जो इनकी थ्योरी है वो फील्ड पे मतलब एक पूरे रीजन में बता रही है, फोर्स बता रही है। बेसिकली यहाँ पे ये वेक्टर क्या है, फोर्स को बता रहा है। और टोपोलॉजी, ये टोपोलॉजी क्या होता है, टोपोलॉजी का मतलब है कि ये चीज इससे रिलेट कर रही है, मतलब हमारी जो लर्निंग है किससे रिलेट कर रही है, हमारे एनवायरनमेंट से रिलेट कर रही है। ठीक है, तो एक हमारी ड्राइविंग फोर्स है, इसको हम पॉजिटिव फोर्स बोलेंगे, और ये हमारी रिस्ट्रेनिंग फोर्स है, इसको हम नेगेटिव फोर्स बोलेंगे। ये हमें हमारे गोल की तरफ पुश करती है, ये हमें हमारे गोल से खींचती है, हमें हमारे गोल की तरफ जाने से रोकती है। समझ गए? आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को सबको समझ में आ गया होगा। चल ठीक है, यहाँ तक समझ गए। टोपोलॉजी थ्योरी का मतलब क्या होता है कि लर्निंग क्या है, रिलेटिव है, कैसे रिलेट करती है, आपके एनवायरनमेंट के साथ रिलेट करती है। और इसके नाम क्या क्या हो गए आपके, कर्ट लुईन के फील्ड थ्योरी, और आपकी दूसरी थ्योरी का नाम लाइफ स्पेस थ्योरी, तीसरी थ्योरी का नाम आपका क्या हो गया, तीसरी थ्योरी आपकी हो गई ये टोपोलॉजी थ्योरी। उसके बाद आपकी ये गोल इनसाइड थ्योरी, क्योंकि गोल पे बात कर रही है, वेक्टर फोर्स और वेक्टर एंड वैलेंस थ्योरी, और लास्ट हो गई आपकी ये 3 फेज थ्योरी। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा। चलो नेक्स्ट थ्योरी के बाद हम बात करेंगे। नेक्स्ट थ्योरी हमारी क्या है, कोलर की इंसाइटफुल लर्निंग थ्योरी। ठीक है, कोलर की इंसाइटफुल लर्निंग थ्योरी। कॉलर बेसिकली ये भी किस पे विश्वास कर रहे हैं, गेस्टाल्ट के प्रिंसिपल्स पे ही इन्होंने आगे बढ़ाया था। इन्होंने ना एक एक्सपेरिमेंट किया था, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। एक पिंजरा होता है, उसमें इन्होंने एक चिंपैंजी जिसका नाम क्या था, सुल्तान था, उस चिंपैंजी को उसमें बंद कर दिया और ऊपर केले लगा दिए। तो और उसके अंदर डंडा रख दिया, कुछ वो गत्ते के डब्बे होते हैं ना, कुछ इस तरीके से ही रख दिए। वो गत्ते के डब्बे से गत्ते के डब्बे तो नहीं कहेंगे, कार्टन्स होते हैं ना, लकड़ी की कार्टन्स बड़े बड़े से, वो रखे थे और छोड़ दिया उसे। अब उसको चिंपैंजी को वो क्या दिख रहे हैं, केले दिख रहे हैं ऊपर पिंजरे पे लगे हुए। तो वो क्या करेगा, वो अपनी बुद्धि लगाएगा, कभी वो डंडे से करेगा, वो डंडे से जा नहीं रहते, कभी वो कार्टन के ऊपर कार्टन रख के करेगा, कभी कुछ। फिर वो क्या हो जाएगा, थक हार के बैठ जाएगा। फिर एकदम से उसके दिमाग में आएगा कि अच्छा ऐसे करता हूँ। कई बार होता है ना कि हम लोग सोचते रहते हैं, करते रहते हैं, फिर एकदम से हमारे दिमाग में आता है अच्छा ऐसे करते हैं। तो वो जो एकदम अच्छा ऐसे करते हैं उसी को बोलते हैं आहा मोमेंट। कौन सी मोमेंट, आहा मोमेंट, कि एकदम से हमारे दिमाग में आया, या क्या बोलते हैं, यूरेका मोमेंट। एकदम से आने को इसलिए क्या बोला, इंसाइटफुल, एकदम से हमारे दिमाग में कोई चीज क्लिक करी और हमें फट से सॉल्यूशन मिल गया। ओके, तो ये किस पे बेस थी, कॉग्निटिव, भाई वो सोच रहा है, अपने दिमाग का यूज कर रहा है, कॉग्निटिव, परसेप्शन, थिंकिंग, ये सारे टर्म्स किससे रिलेट करते हैं, परसेप्शन हो गया, थिंकिंग हो गया, सारे इंटेलेक्चुअल टर्म्स हैं, आपके माइंड से रिलेट करनी है सब चीजें। ओके, समझ गए। तो वो जो चिंपैंजी था उसका नाम क्या था, सुल्तान था। ये इनकी वो थी, थ्योरी थी, इंसाइटफुल लर्निंग थ्योरी। मतलब इन्होंने किस पे बात करी थी, एकदम से हमारे दिमाग में सॉल्यूशन एकदम से आता है। ठीक है, और आप लोगों के साथ भी होता है भाई, नेचुरल लाइफ में भी होता है ये चीज। गेस्टाल्ट के प्रिंसिपल्स देख लो भाई, लॉ ऑफ फिगर और ग्राउंड रिलेशनशिप,
लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी, लॉ ऑफ गुड फिगर और प्रेग्नांस, लॉ ऑफ कॉन्टिन्यूएशन, लॉ ऑफ क्लोजर, लॉ ऑफ सिमिलैरिटी। अब एक एक करके समझेंगे कि जैसे अगर हम बात करें किसकी, जो गेस्टाल्ट के प्रिंसिपल्स हैं, लॉ ऑफ कॉन्टिन्यूएशन, हम बच्चों को चीज़ें याद करो। जैसे अगर मैं सपोज करूँ कोई मछली बना रही हूँ, ठीक है, तो मैं मछली में पूरी चीज़ ऐसे ऐसे बच्चों को, हम छोटे बच्चों को देते हैं ना ऐसे ऐसे डॉट्स बना के फिर बच्चे क्या करते हैं, इन डॉट्स को जोड़ते हैं। तो ये किसका प्रिंसिपल हो गया, ये लॉ ऑफ क्लोजर का। अगर डॉट्स को पास पास ले आएंगे तो कोई ना कोई, मतलब सारे इन डॉट्स को हम क्या कर लिया, पास पास ले आए, तो हम इनका प्रिंसिपल्स का यूज़ क्लासरूम में कैसे कर सकते हैं, हम बेसिकली हम आपको वो बता रहे हैं। तो लॉ ऑफ क्लोजर, चीज़ों को पास पास ले आएंगे। अगर हम बात करें किसकी, लॉ ऑफ कॉन्टिन्यूएशन की, मतलब चीज़ें अगर कॉन्टिन्यूटी में होंगी तो बच्चों को अच्छे से समझ में आएंगी। ओके, मतलब अगर मैं बच्चों को आज कुछ पढ़ा रही हूँ और अगर वो टॉपिक पिछली क्लास से रिलेट कर रहा है तो बच्चे अपने प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट कर पा रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं वो वहाँ कॉन्टिन्यूटी चल रही है। तो ये है। अगर हम बात करें लॉ ऑफ, ये समझा दें पहले, लॉ ऑफ सिमिलैरिटी। देखो, मैं आप लोगों से ना एक क्वेश्चन पूछती हूँ, आप लोगों से कई तरीके की यूट्यूब पे आजकल ये तो माइंड गेम्स भी हैं बच्चों को दिखाने के लिए। मैंने यहाँ पे बोला कि मुझे बताओ कि रेड बॉल, नहीं इस तरीके से नहीं, गिव मी अ मिनट। चलो अब मुझे बताओ, बच्चों को ग्रुपिंग करनी है तो बच्चे किस तरीके से ग्रुपिंग कर सकते हैं। बच्चे यहाँ पे 4 तरीके से ग्रुपिंग कर सकते हैं। बच्चे क्या करेंगे, पहले इन सारे सर्कल्स को एक तरीके से रख लेंगे, क्यों, क्योंकि ये शेप में सेम है। सारे स्टार्स को एक पास रख लेंगे, क्यों, क्योंकि ये शेप में सेम है। नहीं, और बच्चे क्या कर सकते हैं, ग्रुपिंग किस तरीके से कर सकते हैं, ये लिया और ये लिया, इन तीनों को इकट्ठे रख देंगे। क्यों रख देंगे, क्योंकि ये कलर में सेम है। ठीक है, ग्रुपिंग कर सकते हैं या तो शेप के बेस पे कर सकते हैं, साइज के बेस पे कर सकते हैं, या कलर की बेस पे कर सकते हैं। तो ये सिमिलैरिटी, मतलब लॉ ऑफ सिमिलैरिटी यहाँ पे यूज हो रहा है कि सिमिलर चीज़ों को हमने एक जगह रख दिया। क्लास में भी हम बच्चों को सिखा सकते हैं इस तरीके से कि जितने भी सारे रेक्टेंगल की शेप्स हैं उनको एक जगह रखो, जितने भी ग्रीन कलर के बॉक्स हैं उनको एक जगह रखो। तो बच्चों का इससे क्या होगा, माइंड भी तो डेवलप होगा। ठीक है, उसके बाद देखो लॉ ऑफ, ये फिगर ये समझ लिया। अब समझेंगे लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी। एलिमेंट्स दैट आर क्लोज टुगेदर विल बी परसीव एज कोहेरेंट ऑब्जेक्ट। ये जो प्रॉक्सिमिटी वाला है ना, ये भी कहीं ना कहीं क्लोजर प्रॉपर्टी वाला ही है कि अगर हम एलिमेंट्स को बहुत ही पास पास ले आएंगे, चीज़ों को बहुत पास पास ले आएंगे तो वो एक ऑब्जेक्ट का रूप ले लेंगे। वही हो गया ना कि ग्रेट होल इज ग्रेटर देन पार्ट्स। चीज़ों को पास पास ले आए तो एक होल कंप्लीट चीज़ बन गई, पूरी प्रॉपर फिगर दिख गई। ठीक है, लॉ ऑफ फिगर और ग्राउंड रिलेशनशिप, ये लॉ ऑफ गुड फिगर और प्रेग्नांस, जो ये आपके वर्ड है, लॉ ऑफ गुड फिगर, प्रेग्नांस और लॉ ऑफ फिगर और ग्राउंड रिलेशनशिप। तो ये जो दोनों प्रिंसिपल्स हैं ये आपके बच्चों को सिखाने के लिए बता रहे हैं कि गुड फिगर। तो देखो, जो गुड फिगर और ये जो आपका ग्राउंड रिलेशनशिप, एक बात ध्यान रखना, गुड फिगर को ही प्रेग्नांस बोला जाता है। यहाँ पे ना गुड फिगर का मतलब, ये जो गेस्टाल्ट थे किस पे विश्वास करते थे, होल कंप्लीट पे विश्वास करते थे। तो अगर हम किसी एक फिगर को देखेंगे तो हमारी, जैसे अगर मैं आप लोगों को बोलूँ, मैं यहाँ पे एक फिगर एक धुंधली सी भी बना दूँ तो आपके दिमाग में वो एक आम की तस्वीर है, तो फिगर से बच्चा बहुत ईजिली, अगर बच्चे को विजुअली दिखाएंगे तो बच्चा जल्दी समझेगा। बेसिकली यहाँ पे यही बोलना चाह रहा है ये लॉ। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा यहाँ तक। अगर हम बात करें तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किस पे किया था, एक इनका जो चिंपैंजी था उसका नाम क्या था, सुल्तान था, ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो गेस्टाल्ट की यही 2 थ्योरी हैं, कर्ट लुईन की फील्ड थ्योरी है, और आप लोगों की ये इनकी जो गेस्टाल्ट ये थे, क्या नाम था इनका,
अरे यार अभी तो बताया, कॉलर है। कॉलर की क्या है आपकी, ये इंसाइटफुल लर्निंग थ्योरी है। तो ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अपने कॉग्निटिविज्म में। क्यों? क्योंकि आपका यूनिट में है। चलो, कॉग्निटिविज्म। कॉग्निटिविज्म ये जो वर्ड है ना, ये आपके दिमाग से रिलेट करता है। ठीक है, अगर मैं थिंकिंग की बात करूँ, प्रॉब्लम स्किल्स की बात करूँ, रीजनिंग की बात करूँ, मेमोरी की बात करूँ, तो ये सब किसके अंदर आएगा? कॉग्निटिविज्म के अंदर। ठीक है, कॉग्निटिविज्म क्या बताता है? ये हमें बताता है कि भाई दिमाग है, इनपुट हुआ, आउटपुट हुआ, एक प्रोसेस चली, तब चीजें कंप्लीट हुई हैं। जैसे मशीन है, मशीन के अंदर अगर इधर से आपने कुछ गन्ना गन्ना डाला है, उधर से अगर जूस निकला है, तो यहाँ पे बीच में क्या हुआ? पिसाने का काम चला। तो ये बेसिकली प्रोसेस होती है। ठीक है, मेटाकॉग्निशन अगर आप लोगों से पूछे वर्ड कि मेटाकॉग्निशन क्या होता है, तो ध्यान रखना, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, सोचने के बारे में भी सोचने को क्या बोलते हैं? मेटाकॉग्निशन बोलते हैं। कोई बहुत भारी टर्म नहीं है। डेविड यूसेबल थ्योरी। ठीक है, सबसे पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे, डेविड यूसेबल थ्योरी। इन्होंने क्या थ्योरी दी थी? इन्होंने मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग थ्योरी दी थी। ध्यान रखना, जो डेविड यूसेबल थे, जो इनकी थ्योरी थी, इन्होंने वर्बल लर्निंग थ्योरी दी थी। ठीक है, इन्होंने किसके बारे में बात करी थी? इन्होंने बेसिकली लर्निंग के बारे में बात करी थी कि बच्चा कैसे सीखता है, हम बच्चे को कैसे सिखा सकते हैं। ठीक है, इन्होंने इसके बारे में बताया था। इन्होंने बात करी थी डिडक्टिव रीजनिंग की। ठीक है, इन्होंने बात करी थी डिडक्टिव मेथड की, कि हम बच्चे को कैसे सिखाएं। हम बच्चे को सिखाएं, उससे पहले रूल बताएं और फिर उसको हम एग्जाम्पल बताएं। ठीक है, डिडक्टिव मेथड, एक इंडक्टिव मेथड होता है, एक डिडक्टिव मेथड होता है। डिडक्टिव मेथड हम बड़ी क्लासेस में यूज़ करते हैं। याद करो, आप लोगों ने जब एलजेब्रा पढ़ा था, तो एलजेब्रा में क्या पढ़ते थे? सीधा एक आइडेंटिटी पढ़ते थे, a प्लस बी के होल स्क्वायर की। तो ये क्या होता है? ए स्क्वायर होता है, प्लस बी स्क्वायर होता है, प्लस 2ab होता है। इसके बाद जितने भी क्वेश्चंस होते थे, हम इसी फॉर्मूला से करते थे। तो बेसिकली हम रूल से एग्जाम्पल्स में जाते हैं। लेकिन छोटे बच्चे को अगर मैं एरिया ऑफ पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल सिखा रही हूँ, तो मैं बच्चे को कैसे बताऊंगी पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? बच्चे को हम सिखाएंगे, देखो बेटा, पैरामीटर का मतलब क्या होता है? ये होता है, ये होता है, ये होता है। तीन पैरामीटर का मतलब कि जितनी भी उसकी साइड्स है ना, सबको सम प्लस कर देंगे, तो वहां से क्या हो जाएगा? पैरामीटर निकल जाएगा। फिर हम इस बच्चे को तीन ट्राइंगल्स की अलग अलग वैल्यूज दे देंगे, बच्चा फिर क्या करेगा? इन तीनों को प्लस करेगा। फिर हम यहाँ से एक एग्जाम्पल रूल बना देंगे कि a प्लस बी प्लस सी, मतलब अगर हमारे पास तीन साइड हैं ट्राइंगल की और मैं उन्हें प्लस कर दूं, तो ये क्या बन गया? रूल बन गया। ये पैरामीटर का रूल है। तो इस तरीके से हम उन्हें एग्जाम्पल से रूल पे लेके जाते हैं। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। ओके, अब हम पढ़ेंगे, हमारे पास 4 टाइप्स होते हैं लर्निंग के। कौन कौन से? जो इनके अकॉर्डिंग थे। किसके अकॉर्डिंग थे? डेविड यूसेबल की जो थ्योरी थी, उनकी थ्योरी क्या थी? बच्चा हाउ टू लर्न। ठीक है, तो इनकी लर्निंग थ्योरी है, एक बच्चा किससे? रट के सीखता है। मीनिंगफुल बच्चा मतलब बच्चे को मीनिंग समझा देंगे, तब बच्चा बहुत अच्छे से सीखेगा, समझ के सीखता है। ठीक है, रिटेंशन लर्निंग, मतलब रिटेंशन का मतलब भी क्या है? कि बच्चा रटेगा भी और समझेगा भी, रटेगा भी समझेगा भी, और कहीं ना कहीं सबसे बेस्ट होती है अकॉर्डिंग टू मी। और डिस्कवरी लर्निंग, डिस्कवरी लर्निंग के बारे में मोस्टली इसके ऊपर ज़्यादा जोर किसने दिया है? ब्रूनर ने दिया है, या ठीक है, जेरोम ब्रूनर ने दिया है। किसके ऊपर? डिस्कवरी लर्निंग के ऊपर। ठीक है, अभी हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे। चलो देखते हैं। ठीक है, इनके अगर हमसे पूछें कि यूसेबल की कितनी थ्योरी है, कितने टाइप्स हैं? 4 टाइप्स हैं जिससे बच्चा सीखता है। रोट लर्निंग, इन्होंने इसको इतना लाइक इम्पोर्टेंस नहीं दिया है रोट लर्निंग की, कि बच्चा रट के सीखता है। लेकिन अब जब तक बच्चा रटेगा नहीं ना, तब तक बच्चे को चीज़ें याद भी नहीं होंगी। ये भी कहीं ना फैक्ट है। दिस इज ऑल्सो फैक्ट। बच्चा समझ के सीखता है, एंड दिस इज ऑल। अगर हमें रटाना है बच्चे को, अगर हमें बच्चे को चीज़ कोई रटवानी है ना, तो हमें उसे थोड़ा बहुत उसे समझाना पड़ेगा, उसकी लाइफ से उस चीज़ को कनेक्ट करना पड़ेगा। अदरवाइज रटने में भी प्रॉब्लम होगी अगर बच्चे को हम मीनिंगफुल लर्निंग नहीं सिखाएंगे तो। ठीक है, रिटेंशन लर्निंग का मतलब क्या है? लर्निंग को ग्रहण कर लेना, समझ लिया, रट लिया, उतार लिया अपने दिमाग में, बार बार उसको याद करो। ठीक है, बच्चा खुद करके सीखता है। डिस्कवरी लर्निंग का मतलब है बच्चा खुद एक्टिविटी करेगा, खुद करेगा, गलती करेगा, फिर सीखेगा, मतलब खुद करके सीखता है। दैट इज नोन एज डिस्कवरी लर्निंग। अगर हम बात करेंगे तो इन्होंने सबसे ज़्यादा जोर किस पे दिया है? जो यूसेबल है, इन्होंने सबसे ज़्यादा जोर दिया है मीनिंगफुल लर्निंग पे, बच्चा करके सीखता है। और अगर हम ब्रूनर की बात करेंगे, तो
तो इन्होंने किस पे जोड़ दिया है, इन्होंने जोड़ दिया है कि बच्चा डिस्कवर करके सीखता है। किसने, ब्रूनर ने, याद रखोगे। चलो आगे, ब्रूनर की थ्योरी हमारी अगली, तो ये हमारी क्या हो गई, मीनिंगफुल लर्निंग थ्योरी, ठीक है। डेविड यूसेबल की थ्योरी का नाम क्या है, मीनिंगफुल लर्निंग थ्योरी, बच्चा समझ के सीखता है, ठीक है। आगे देखोगे ब्रूनर की थ्योरी का नाम क्या है, जो ब्रूनर की थ्योरी है उनका नाम है डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी, ठीक है। उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया किसका, लर्निंग थ्योरी का। इनकी जो थ्योरी है इसमें कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच देखते हैं कि बच्चा करके सीखता है। जो कंस्ट्रक्टिविज्म है, कंस्ट्रक्टिविज्म का भी क्या मानना है कि बच्चे अपनी नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। अभी हम कंस्ट्रक्टिविज्म ही पढ़ेंगे इसके बाद, ठीक है। बच्चा अपना नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट करता है अकॉर्डिंग टू ब्रूनर, यूजिंग विद द हेल्प ऑफ प्रीवियस नॉलेज, ठीक है। ध्यान रखोगे, इनकी बुक है प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, ध्यान रखना, ठीक है। ब्रूनर की बुक क्या है, प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, ठीक है, रट लो भाई। अब मीनिंगफुल लर्निंग का आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं है, मीनिंगफुल लर्निंग करो प्लस रोट लर्निंग भी करो, समझो याद करो, समझो याद करो, समझो याद करो, बेसिकली रिटेंशन। अकॉर्डिंग टू हिम लर्निंग इज एक्टिव प्रोसेस, ठीक है। किनके अकॉर्डिंग लर्निंग एक्टिव प्रोसेस है, ब्रूनर के अकॉर्डिंग, जेरोम ब्रूनर के अकॉर्डिंग। जेरोम ब्रूनर की अगर हम बात करें तो इन्होंने किसकी बात करी, डिस्कवरी लर्निंग की बात करी है, और इनके अकॉर्डिंग लर्निंग क्या होती है, एक एक्टिव प्रोसेस होती है। इन्होंने जो लर्निंग है उसके 3 स्टेजेस दिए हैं, क्या क्या, इनएक्टिव लर्निंग, आइकॉनिक लर्निंग और सिंबॉलिक लर्निंग, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ब्रूनर उनकी क्या है, 3 स्टेज है, EIS, ओके। एनएक्टिव लर्निंग, आइकॉनिक लर्निंग और सिंबॉलिक लर्निंग। एनएक्टिव लर्निंग बेसिकली इन्होंने 0 से 2 ईयर्स के बच्चों के लिए बताई है। एनएक्टिव का मतलब कि भाई छोटा बच्चा है ना, छोटे बच्चों को तुम क्या सिखाओगे, नहीं सिखा सकते, जो भी उसने सीखना है वो करके सीखेगा, ठीक है। बच्चा खुद से सीखता है, एनएक्टिव लर्निंग। आइकॉनिक, अब बच्चा 3 से 12 साल का हो गया, बेसिकली ये कौन सा टाइम पीरियड है स्टूडेंट का, जब वो स्कूल जाने लगेगा 3 साल के बाद। अब बच्चा कैसे सीखेगा, बच्चा देख के सीखेगा। आइकन्स, आइकन्स का मतलब क्या होता है, बच्चे विजुअल करके सीखेगा वो, ठीक है। और सिंबॉलिक लर्निंग 12 साल से अबव की बात कर रहे हैं यहाँ पे, बच्चा किससे सीखेगा, सिंबल से सीखेगा। बेसिकली यहाँ पे क्या आ जाता है, जैसे एल्जेब्रा, यहाँ पे हम एग्जांपल देके समझा सकते हैं कि छोटे बच्चे 12 क्लास के, अगर मैं 12 ईयर्स की बात करूँ तो बच्चा आई थिंक 7th 8th में हो जाता है शायद, तो बच्चे को वहाँ पे एल्जेब्रा आ जाती है ना उसके, तो बच्चा उसके बाद 12 पे अब सिंबल से सीखता है, ठीक है। एनएक्टिव लर्निंग, आइकॉनिक लर्निंग और सिंबॉलिक लर्निंग, ओके क्लियर। हिज वर्क इज मच इन, जो इनका काम था वाइगोस्की से बहुत ज़्यादा प्रभावित था, ठीक है। अगर हम बात करेंगे स्पाइरल करिकुलम का कॉन्सेप्ट दिया था इन्होंने, स्पाइरल करिकुलम, स्पाइरल की अगर हम बात करें, आप लोगों ने स्पाइरल बाइंडिंग की नोटबुक देखी ना, उन पे ऐसे स्पाइरल बाइंडिंग होती है। तो बेसिकली देखो, बच्चे ने यहाँ पे किया, बच्चा बार बार उसी टॉपिक को क्या करेगा, रिवाइज करेगा, ठीक है। स्पाइरल, स्पाइरल का मतलब बार, ठीक है। और तो इन्होंने स्पाइरल, अगर हम पूछे स्पाइरल करिकुलम का कॉन्सेप्ट किसने दिया, तो आप लोग क्या ध्यान रखोगे, ब्रूनर ने इसका कॉन्सेप्ट दिया है। देखो इन्होंने ना स्कैफोल्डिंग की टर्म दी थी, स्कैफोल्डिंग। आप लोगों से स्कैफोल्डिंग का जब भी टर्म क्वेश्चन आएगा ना, तो वो वाइगोस्की से रिलेटेड ही था, और स्कैफोल्डिंग का यूज अपनी थ्योरी में वाइगोस्की ने किया था, ठीक है। अगर हम टर्म पूछेंगे स्कैफोल्डिंग के बारे में किसने दिया था, तो वो टर्म ब्रूनर ने दिया था, लेकिन इसका यूज किसने किया था, वाइगोस्की ने इसका यूज किया था, ठीक है। तो हिज वर्क इज मच इन्फ्लुएंस्ड बाय वाइगोस्की आइडिया ऑफ, तो वाइगोस्की की थ्योरी बताई हुई है कि वो एक सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, ठीक है। स्पाइरल करिकुलम का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि स्पाइरल करिकुलम का कॉन्सेप्ट किसने दिया है, जेरोम ब्रूनर ने दिया है, ठीक है। समझ में आ गया, बढ़े आगे, ठीक है। अगला चलते हैं नाम चॉम्स्की की थ्योरी पे। ये बेसिकली इनकी जो थ्योरी थी वो लैंग्वेज के बारे में, इन्होंने बताया था कि बच्चा सीखता कैसे। इन्होंने स्किल्स बताई थी, 4 स्किल्स बताई थी, LSRW, ठीक है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। इन्होंने इसके बारे में नॉम चॉम्स्की ने बात करी थी। ये बहुत बड़े बिहेवियर, मतलब इन्होंने बिहेवियर्स को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया है, जितने भी हमारे बिहेवियरिज्म की थ्योरीज को, ठीक है। तो इनको क्या बोला जाता है, लैंग्वेज में ध्यान रखना कि अगर लैंग्वेज के मॉडर्न लिंग्विस्टिक के फादर अगर किसी को बोलेंगे तो वो कौन है, नॉम चॉम्स्की हैं। मॉडर्न लिंग्विस्टिक, लिंग्विस्टिक आपका रिलेट किससे करता है, लैंग्वेज से रिलेट करता है, ठीक है।
इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने बताया था कि जो बच्चे होते हैं ना, उनके अंदर एक ब्रेन होता है ना, जो ब्रेन के अंदर ना लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है, क्या होता है, LAD। ये कोई एक्चुअल में नहीं होता कि मतलब अगर हम डॉक्टर्स निकाल के देखेंगे तो मिलेगा, एक बस इमेजिनेशन है। इसलिए इनकी थ्योरी को ना क्रिटिसाइज कर दिया गया था, क्यों, क्योंकि LAD जैसे कोई चीज़ है नहीं एक्चुअल में। लेकिन इनका क्या कहना था कि एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है, कहाँ पे, लेफ्ट साइड दिमाग में, ठीक है, किस साइड, लेफ्ट साइड। मतलब अगर आप लोग बहुत पढ़ने में तेज हैं और आपकी कॉग्निटिव स्किल्स अच्छी हैं, तो दैट मीन्स आप लोगों का लेफ्ट ब्रेन बहुत ज़्यादा एक्टिव है कहीं ना कहीं, ठीक है। कॉग्निटिव से रिलेटेड कौन सा ब्रेन होगा, लेफ्ट ब्रेन होगा। और क्रिएटिविटी से, डिजाइनिंग एंड ऑल से रिलेटेड कौन सा होगा, आपका राइट ब्रेन ज़्यादा एक्टिव होगा, ये वाला, ओके, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हिम और बहुत सारी थ्योरीज भी हैं जिन्होंने क्या कहा है, जिन्होंने ये कहा है कि जो 5 years तक बच्चा होता है ना, बहुत अच्छे से लैंग्वेज को एक्वायर कर लेता है, बहुत अच्छे से। अगर आपसे पूछेंगे भी ना कि लैंग्वेज डेवलपमेंट की सबसे रैपिड कहाँ पे ग्रोथ होती है लैंग्वेज डेवलपमेंट की, तो ध्यान रखना 5 साल तक, ओके, ठीक है। LAD जो ये लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है, क्या हेल्प करता है, यूनिवर्सल ग्रामर हेल्प करने में। मतलब ये जो डिवाइस होता है, अगर 5 साल तक का बच्चा है, अगर हम उसे अमेरिका में ले जाएं, इंडिया में, या फिर कहीं चाइना, तो बच्चा वहाँ की लैंग्वेज को क्या कर लेगा, एक्वायर कर लेगा इन कंपैरिजन टू अदर्स। मतलब 10 12 साल, 30 साल, 40 साल के पर्सन के मुकाबले 5 साल का बच्चा अगर बचपन से वहाँ पे है, तो वो बहुत अच्छे से वहाँ की लैंग्वेज को सीख लेगा। समझ गए, चलो आगे, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ लिया, कॉग्निटिविज्म के बारे में भी पढ़ लिया। अब एक ह्यूमैनिज्म के बारे में भी पढ़ लो भाई। ह्यूमैनिज्म की थ्योरी किसने दी थी, ह्यूमैनिज्म के फादर माना जाता है किसको, कार्ल रॉजर्स को, ठीक है। किसको माना जाता है, कार्ल रॉजर्स को। और अब्राहम मास्लो को क्या माना जाता है, इसके स्पिरिचुअल फादर। इन दोनों की थ्योरी है, कार्ल रोजर्स की भी थ्योरी है और अब्राहम मास्लो की भी थ्योरी है। इनकी जो थ्योरी है वो तो भी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। और इनकी थ्योरी भी देख लो क्या है, इनकी थ्योरी क्या है, थ्योरी ऑफ सेल्फ और एक्सपेरिमेंटल थ्योरी। किसकी, कार्ल रोजर्स की। कार्ल रोजर्स ने किसकी थ्योरी दी है भाई, ह्यूमैनिज्म कैसे, सेल्फ कॉन्सेप्ट के बारे में बेसिकली इन्होंने बताया है, ठीक है। कि अगर हम आपको बताएं कि सेल्फ कॉन्सेप्ट खुद के बारे में, ठीक है, खुद को कैसे पहचानते हैं, कैसे करते हैं, ठीक है, कार्ल रोजर्स ने उसके बारे में बताया, ठीक है। तो ध्यान रखोगे कि सेल्फ कॉन्सेप्ट, खुद को बारे में जानना के बारे में इसकी थ्योरी किसने दी थी, कार्ल रोजर्स ने दी थी, ठीक है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, बेसिकली ये इनकी थ्योरीज के नाम है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, खुद की पहचान के बारे में, थ्योरी ऑफ सेल्फ, एक्सपेरिमेंटल थ्योरी, ठीक है। बस इनकी थ्योरी ध्यान रखना क्या थी, इन्होंने खुद, सेल्फ का मतलब हम खुद के बारे में की थ्योरी इन्होंने किसने दी थी, कार्ल रॉजर्स ने दी थी। अब्राहम मास्लो की थ्योरी देखो इंपॉर्टेंट है, इनकी थ्योरी को क्या बोलते हैं, नीड हायरार्किकल थ्योरी, ठीक है। हायरार्की का मतलब क्या होता है, हायरार्की का मतलब होता है सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ आना, मतलब छोटे से बड़े की तरफ आना, ठीक है। थ्योरी ऑफ नीड्स, इन्होंने बताया था कि भाई एक जो ह्यूमन बीइंग है उसकी पूरी होल लाइफ में क्या क्या उसकी नीड्स होती हैं, उसके बारे में ये इनकी क्या है, थ्योरी है। इनकी एक बुक भी है, मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी। तो ध्यान रखना, अब्राहम मास्लो की एक बुक है जिसका नाम क्या है, मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी। देखो भाई, यहाँ से हमने बताया ना कि सिंपल होता है, सिंपल से कहाँ पे आते हैं, कॉम्प्लेक्स पे आते हैं, और नीचे से ऐसे एक स्टेप ऊपर चढ़ते चले जाते हैं। सबसे पहले होती है कि हमारी क्या, फिजियोलॉजिकल नीड्स, साइकोलॉजिकल नीड्स, बेसिकली साइकोलॉजिकल नीड्स है। साइकोलॉजिकल नीड्स मतलब जो बहुत ही बेसिक नीड्स है भाई, जो चाहिए ही चाहिए, रोटी कपड़ा मकान चाहिए ही चाहिए ना। रोटी के बिना सहार लोगे, नहीं सहार सकते, कपड़े के बिना नहीं रह सकते, ऊपर छत चाहिए ना घर पे, जो बेसिक नीड्स हैं। उन ये जो नीचे की 2 नीड्स है ना, वो बहुत ही बेसिक नीड्स हैं, और ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नीड है भाई, साइकोलॉजिकल चाहिए ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। तो आदमी मेहनत इसी के लिए करता है, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो। अब उसके बाद चलते हैं सेफ्टी नीड्स। अब भाई आपको सपोज करो कुछ हो जाए तो क्या करोगे, एम्प्लॉयमेंट तो चाहिए ना, एम्प्लॉयमेंट, पैसा कहाँ से आएगा, घर है, घर में कंस्ट्रक्शन चाहिए भाई, फूड शेल्टर क्लोथिंग, मतलब अगर फूड की बात करें तो फूड कहाँ से आएगा, शेल्टर है, शेल्टर कहाँ से आएगा, कपड़े कहाँ से आएंगे, उसके लिए कहीं कुछ ना कुछ करना पड़ेगा।
तो उसके बाद एम्प्लॉयमेंट भी ज़रूरी है और हेल्थ भी ज़रूरी है। कल को कुछ हो जाएगा फिर क्या करोगे, ठीक है। तो ये जो दोनों नीड्स हैं, बेसिक नीड्स हैं, ये तो भाई किसी भी तरीके से हमको क्या चाहिए ही चाहिए। उसके बाद चलते हैं, ये आती है हमारी बिलोंगिंग नीड्स एंड लव और एस्टीम। ये दोनों, अब भाई आप रह रहे हो, आपके पास घर है, आपके पास खाना है, आपके पास जॉब है, क्या पूरी जिंदगी अकेले काट लोगे? नहीं। तो मतलब अब फैमिली की बात कर रहे हैं, तो अब एक फैमिली, हमें प्यार चाहिए, हमें कोई अपनापन चाहिए, मिल गया अपनापन। एक एक धीरे धीरे करके स्टेप बढ़ते हैं, कई लोग यहीं तक पहुंचते हैं। अब उसके बाद आता है एस्टीम, खुद को, मतलब अब क्या चाहिए कि खुद को भी तो लाइक रिस्पेक्ट मिले सोसाइटी में, समाज में। तो यहाँ तक तो देखो सब आ जाते हैं, इस लेवल तक तो एस्टीम तक, कि आपके समाज में इज्जत और रिस्पेक्ट मिले, सब चाहते हैं। उसके बाद होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, खुद की पहचान। जो जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन किसकी थ्योरी है? ये कार्ल रोजर्स की थ्योरी। भाई कि हम हैं कौन, हम क्यों आए हैं, हमारा काम क्या है, खुद को पहचानना। दैट इज द एक्सट्रीम लेवल ऑफ द हायर अब्राहम मास्लो थ्योरी, ठीक है। समझ गए इनके सारे स्टेप्स? साइकोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, बिलोंगिंगनेस, एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। आई थिंक इतना आप लोगों को समझ आ गया होगा। आगे बढ़े, चलो। तो बस इनकी यही दो थ्योरी है, कार्ल रोजर्स की भी, और किसकी? कार्ल रोजर्स की हो गई आपकी, और इब्राहिम मास्लो की हो गई। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब हम पढ़ेंगे कंस्ट्रक्टिविज्म, और कंस्ट्रक्टिविज्म की थ्योरीज इंपॉर्टेंट है भाई। जीन पियाजे इनके अंदर आएंगे, वाइगोस्की इसके अंदर आएंगे, जो दोनों बहुत ही फेमस, अपने आप में इनकी थ्योरीज बहुत अच्छी खासी थ्योरीज हैं, ठीक है। चलिए, कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म में क्या होता है? कंस्ट्रक्टिविज्म के जो साइकोलॉजर्स होते हैं, जो भी होते हैं, तो इनका क्या मानना है? इनका मानना है कि जो बच्चा है ना, वो अपनी नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट करता है, ठीक है। ये तो इसमें हम क्या क्या नाम पढ़ेंगे? जीन पियाजे पढ़ोगे, वाइगोस्की पढ़ोगे, ब्रूनर पढ़ोगे और जॉन डुई पढ़ोगे। जो ये ब्रूनर है, ये तो आपने पढ़ लिया कि जो इनकी थी वो कौन सी थ्योरी थी? डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी थी, कोग्निटिव डेवलपमेंट, बेसिकली दिमाग का विकास कैसे होता है, ठीक है, बच्चा खुद करके सीखता है। जीन पियाजे को क्या बोला जाता है? ध्यान रखना, जीन पियाजे को बोला जाता है रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट, ठीक है। रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट का मतलब क्या है? इनका क्या मानना है? बच्चा भाई खुद ही सीखता है। लेकिन वाइगोस्की को क्या माना जाता है? सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट। वाइगोस्की के अकॉर्डिंग बच्चा अपने समाज से सीखता है। ब्रूनर को क्या कहता है? कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट, मतलब बच्चा अपने दिमाग का इस्तेमाल करके अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर रहा है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? ब्रूनर को कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट। ध्यान रहेंगे, जीन पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चा खुद सीखता है, तो दैट इज रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट। अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की बच्चा अपने समाज की हेल्प से सीखता है, दैट इज नोन एज सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट। और ब्रूनर के अकॉर्डिंग कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट, ठीक है, समझ गए। तो जीन पियाजे की जो थ्योरी है उसको क्या बोला जाता है? कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। ध्यान रखना, जीन पियाजे की थ्योरी को क्या बोला जाता है? कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। वाइगोस्की की थ्योरी को सोशो कल्चरल अप्रोच, और ब्रूनर की थ्योरी को तो आपको पता ही चल गया क्या? डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी। अगर हम जॉन डुई की बात करें तो अफेक्टिव एजुकेशन कम प्राइमरली थ्रू सोशल इंटरेक्शन। अफेक्टिव एजुकेशन कम प्राइमरली थ्रू सोशल इंटरेक्शन। इनके अकॉर्डिंग क्या है? इनके अकॉर्डिंग, एक सेकेंड, इनके अकॉर्डिंग जो भाई बच्चा होता है ना, बच्चा कैसे सीखेगा? सबसे पहले बच्चा कैसे सीखेगा? अब जैसे ही बच्चा थोड़ा सा बड़ा होने लगता है तो सबसे पहले उसको अपनी फैमिली दिखती है, तो सोशलाइजेशन, कि बच्चा सबसे पहले अपनी समाज से सोशल इंटरेक्ट करके सबसे पहले बच्चे को क्या मिलती है? एजुकेशन मिलती है। इनका जॉन डुई का क्या है? ये मानना है। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, ठीक है। पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चा जो है अपनी लर्निंग को खुद कंस्ट्रक्ट करता है। ये अब इसलिए इन्होंने एक वर्ड यूज किया छोटे बच्चों के लिए, एक्टिव बिल्डर, ठीक है, ध्यान रखोगे। दे आर एक्टिव बिल्डर, दे आर लिटिल साइंटिस्ट, नन्हे साइंटिस्ट हैं ये, दे आर लिटिल साइंटिस्ट। इनको क्या बोला जाता है? इनको फादर ऑफ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी भी बोला जाता है। डेवलपमेंट साइकोलॉजी मतलब कि कॉन्सेप्शन से लेके, मतलब बच्चा एकदम गर्भ में है, गर्भ से उसकी मतलब स्टडी करना। किसकी स्टडी करना? बच्चा एकदम
गर्भ से लेके जब तक बच्चा मर नहीं जाता, एक पूरी उसकी लाइफ स्पैन के बारे में जो स्टडी करते हैं उसी को क्या कहते हैं हम, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। तो ये इसके फादर थे, ठीक है। तो ये फादर थे इसके, और इनको क्या, इन्होंने बच्चों के लिए क्या बोला कि दे आर लिटिल साइंटिस्ट। तो ध्यान रखना, अगर पूछे कि लिटिल साइंटिस्ट वर्ड किसने यूज किया है, पियाजे ने यूज किया, ओके। ही डिस्क्राइब वर्ड स्कीमा, इन्होंने एक वर्ड यूज किया था स्कीमा। स्कीमा का मतलब क्या होता है, स्कीमा का मतलब होता है कि ना आपके दिमाग में चीज़ें स्टोर है, एक मेंटल स्ट्रक्चर के बारे में बात की गई है कि आपके दिमाग में ना पैकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। जैसे अगर मैं बात करूँ इमली की, तो एकदम से आपके दिमाग में क्या आ जाएगा, इमली की फिगर आ जाएगी ना, कि वो गोल 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 होती है, या फिर आपने इमली के लड्डू खाए उसकी फिगर आ जाएगी। अगर मैं बोलूँ एकदम से अनार, तो आपके दिमाग में एक इमेज बन गई ना, तो ये इमेज कहीं ना कहीं दिमाग में स्टोर हुई है, ठीक है। तो उसी वर्ड को हम स्कीमा बोलते हैं, ठीक है। जो आपके दिमाग में इंफॉर्मेशन स्टोर है, स्टोर कहाँ पे जाके होती है, ये वर्ड इसके लिए यूज किया गया है, ठीक है, स्कीमा। इनके अकॉर्डिंग चाइल्ड इज बोर्न विद सम innate qualities, mental structure which develops and attain maximum growth up to 14 और 15। इनके अकॉर्डिंग जब बच्चा पैदा होता है ना, तो कुछ ना कुछ भाई क्वालिटीज लेके पैदा होता है। ऑब्वियस होता है भाई, उसकी मदर की, उसके फादर की कुछ ना कुछ तो हेरिडिटी आएगी ना बच्चे के अंदर, तो कुछ ना कुछ उसका अपना बच्चे का मेंटल स्ट्रक्चर होता है, कुछ ना कुछ इनीट क्वालिटीज लेके पैदा होता है। आपने देखा भी होगा, अगर हम महाभारत की बात करें तो महाभारत में उनका पुत्र था ना अर्जुन का, क्या नाम था उसका, अर्जुन के पुत्र का नाम क्या था, अरे दिमाग से स्किप हो गया लगता है, जो भी था। तो अर्जुन के पुत्र ने वो जो चक्र था, चक्रव्यूह जो तोड़ना था, वो कहाँ पे सीख लिया था, अपनी माँ के सुभद्रा के पेट में ही सीख लिया था। तो कहीं ना कहीं बात वहाँ से भी तो आ रही है कि बच्चा जब भी पैदा होता है तो कुछ ना कुछ उसके अंदर इनीट क्वालिटीज होती है, कुछ ना कुछ मेंटल स्ट्रक्चर ऑलरेडी वो लेके पैदा होता है, और वो डेवलप होता जाता है। और कब तक सबसे ज़्यादा डेवलप हो जाएगा, 14 ईयर और 15 ईयर तक उसका जो ब्रेन है वो सबसे ज़्यादा डेवलप हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक मेरे को लगता है आप लोगों को यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी कि उन्होंने क्या कहा था कि बच्चा कुछ अपनी इनीट क्वालिटीज़ के साथ पैदा होता है। ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका क्या माना था कि जो डेवलपमेंट होता है ना, वो डिसकॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ठीक है। पियाजे के अकॉर्डिंग जो डेवलपमेंटल है वो कैसा प्रोसेस है, डिसकॉन्टिन्यूस है, मतलब ऐसा नहीं है या फिर ऐसा भी नहीं है। इनके अकॉर्डिंग कैसा है, ऐसा है। इन्होंने स्टेजेस की बात करी है, ठीक है, डेवलपमेंटल इज डिसकॉन्टिन्यूस। पियाजे ने 4 स्टेजेस दिए हैं, ठीक है, उन्होंने बताया। इसलिए इनकी जो थ्योरी ऑफ स्टेजेस भी डेवलपमेंटल के उन्होंने क्या दिए हैं, स्टेजेस दिए हैं। भाई यहाँ से वीडियो इमेज कटी हुई है, आई एम सॉरी, मैं यहाँ पे आप लोगों को समझा दूंगी। देखो, सबसे पहले इन्होंने जो स्टेज दी है दैट इज नोन एज सेंसरी मोटर स्टेज। उसके बाद जो स्टेज बताई उन्होंने वो बताई प्री ऑपरेशनल स्टेज। उसके बाद स्टेज है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और उसके बाद जो स्टेज है दैट इज फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, ठीक है। सबसे पहले कौन सी है, सेंसरी मोटर, उसके बाद क्या है प्री ऑपरेशनल, उसके बाद क्या है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, और उसके बाद क्या है फॉर्मल ऑपरेशन। अब देखो, इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, SPCF, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशन। कहाँ तक बात करी इन्होंने, आप अगर मैं बात करूँ तो इन्होंने ये बताना है कि 14 से 15 साल तक बच्चे का डेवलपमेंट हो जाता है। तो सबसे पहले बच्चा अपनी सेंसेस से सीखता है, मतलब इन्होंने बात करी है 0 to 2 ईयर्स की। फिर इन्होंने बात करी है प्री ऑपरेशनल कि बच्चा, अभी इसके बारे में समझेंगे टर्म्स क्या क्या है। सेंसरी मोटर का स्टेज कब से कब तक है, 0 से 2 तक, फिर 2 से 7 तक, फिर 7 से 11 तक। अगर मैं ये दोनों बेसिकली बात करूँ तो ये किसके पीरियड्स हैं, चाइल्डहुड के पीरियड है, राइट, प्री ऑपरेशनल और कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। और उसके बाद इन्होंने जो फॉर्मल स्टेज की बात करी है वो आपकी 11 से 14-15 तक इन्होंने ही बात करी है, ठीक है, 11 से 14-15 मान लो इन्होंने ये तक बात करी है, ठीक, समझ गए। सेंसरी मोटर के मतलब 0 से 2 साल बच्चा अपनी सेंसेस से सीखता है। इस टाइम अगर हम बात करें, अगर ऑब्जेक्ट परमानेंस बच्चे में आ जाती है, लेकिन ये छोटे, मतलब जब बच्चा 18 महीने का हो जाता है, 18 महीने का मतलब 1.25 साल के आसपास हो जाता है बच्चा, तब उसके अंदर क्या होती है, 1.5 साल के आसपास ऑब्जेक्ट की, उसका यहाँ पे एक टॉय रखा था, कहाँ गया वो टॉय,
तो उसके दिमाग में वो कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट आ गया ना, उसके दिमाग में स्टोर हो गया, एक स्कीमा बन गया। अगर अब उसके पास वो ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो वो थोड़ी देर नहीं पूछेगा, लेकिन उसके बाद वो थोड़ी देर बाद रोने लग जाएगा या फिर कुछ भी करने लगेगा, उसको वो उसका टॉय चाहिए। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या हो जाएगी, इस वाली स्टेज में आ जाएगी। अगर मैं ये बात करूँ तो ये वाली स्टेज आउट ऑफ माइंड की स्टेज है, मतलब आंखों से दूर हो गया तो वो दिमाग से भी दूर हो गया, लेकिन कुछ टाइम तक रहता है ये, लेकिन अदरवाइज थोड़ी देर बाद उसे वो याद आ भी जाता है। तो आउट ऑफ साइट और आउट ऑफ माइंड वाली स्टेज कौन सी होगी, ये सेंसरी मोटर स्टेज ही होगी। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, मतलब गोल डायरेक्टेड बिहेवियर यहाँ पे कैसे बोलेंगे कि थोड़ी दूर पे उसका टॉय रखा है, उसको वहाँ उसे चाहिए ना वो टॉय, तो वो चाहे कैसे भी जाएगा उसको वो उस टॉय को लेके आएगा। तो इसको क्या बोलेंगे हम, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होता है। ठीक है, फिर डेफर्ड इमिटेशन। डेफर्ड इमिटेशन का मतलब क्या होता है, नकल उतारना। ठीक है, अगर वो देखा कि उसकी मम्मी है, उसकी मम्मी क्या कर रही थी, लिपस्टिक लगा रही थी। अगर आपने शिनचैन वाला शो देखा है तो जो हिमावारी होते हैं वो भी डेफर्ड इमिटेशन करती है। उसकी मम्मी जब लिपस्टिक लगाती है बाहर, उस टाइम तो उसकी उनकी नकल नहीं करती, बट आफ्टर सम टाइम क्या करती है, वो उस लिपस्टिक के साथ खेलने लग जाती है, लगाने लग जाती है। तो बेसिकली कुछ टाइम बाद वो उनकी नकल उतारते हैं, तो दैट इज डेफर्ड इमिटेशन। रिफ्लेक्स एक्शन एंड, मतलब 2 साल के आसपास आते आते बच्चा रिफ्लेक्स एक्शन, हाथ पैर इधर उधर, छोटा बच्चा होता है ना, हाथ पैर मारता रहता है, तो ये जो रिफ्लेक्सेशन करता है 2 साल तक आते आते ही खत्म हो जाता है। ठीक है, उसके बाद प्री ऑपरेशनल स्टेज पढ़ते हैं। प्री ऑपरेशनल स्टेज कब से कब तक है, 2 से 7 साल तक। इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 2 से 4 तक और 4 से 7 तक। ठीक है, 2 से 4 साल तक और 4 से 7 साल तक। ओके, तो प्री कॉन्सेप्चुअल है और इंट्यूटिव स्टेज है एक। ठीक है, एक प्री कॉन्सेप्चुअल है और एक इंट्यूटिव। प्री कॉन्सेप्चुअल का मतलब क्या है कि इंट्यूटिव का मतलब क्या है, अब देखेंगे। प्री कॉन्सेप्चुअल का मतलब 2 से 4 साल का बच्चा, यहाँ पे बच्चा सिंबल्स से सीखेगा। ठीक है, इमिटेशन मतलब बच्चा नकल करके सीखेगा। ईगोसेंट्रिसिज्म का मतलब है सेल्फ सेंटर्ड है, उसके हिसाब से सब चीजें चलेंगी। ठीक है, और एनिमिज्म कि वो नॉन लिविंग थिंग्स को भी लिविंग थिंग्स समझेगा। जैसे छोटे बच्चों को कहते हैं ना कि उसको मेज से चोट लग गई तो ये ले मैं मेज की पिटाई कर दी, तो बच्चा खुश हो जाता है। तो क्यों उसे ऐसा लगता है कि उस मेज को भी कहीं ना मेरी तरह पेन फील हुआ, समझ गए। तो एनिमिज्म वाला जो ये वाला स्टेज होता है ना, कॉन्सेप्चुअल प्री कॉन्सेप्चुअल पीरियड, कि उसको भी समझ नहीं आई इतनी। कॉन्सेप्शन का मतलब होता है कि समझ आ जाना, समझ आने से पहले वाला स्टेज 2 से 4 साल का स्टेज, कि बच्चा सिंबल्स से सीख रहा है, बच्चा इमिटेशन नकल कर रहा है अपने मम्मी पापा की, उसके अकॉर्डिंग ही सब है। ईगोसेंट्रिसिज्म है। और एनिमिज्म की वो नॉन लिविंग थिंग्स को भी क्या समझ रहा है, लिविंग थिंग समझ रहा है। 4 से 7 साल का बच्चा क्वेश्चंस करने लगता है कि ये कैसे क्यों हो रहा है ना, क्वेश्चनिंग एज है ये। ट्रांसडक्टिव रीजनिंग आ जाती है, मतलब उल्टी सीधी रीजनिंग देता है कि उसे पता नहीं है कि वो क्या बोल रहा है, लेकिन बस वो रीजनिंग देता है। अगर हम बात करेंगे इस टाइम पे रिवर्सिबिलिटी बच्चे के अंदर डेवलप नहीं होती है। रिवर्सिबिलिटी का मतलब कि अगर मैंने बोला कि ये क्या है, एक बॉटल है, और मैंने क्या बोला, ये एक स्क्वायर है, इसके अंदर अगर आप लोगों के सपोज करो कुछ पाउडर रखा है और इसके अंदर भी यही मैंने इसके अंदर डाल दिया। जैसे मैं ये बात करूँ, ये बोतल ऐसी है और ये डब्बा ऐसा है, ये पूरा भरा हुआ है पाउडर से, और वो पाउडर को जब हमने इसमें डाला तो वो यहीं तक आया। तो हम अगर बच्चे से पूछेंगे कि इसमें ज़्यादा है, तो बच्चे क्या बोलेगा, इसमें ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ही भरा हुआ है। ठीक है, बच्चे को ये रिवर्सिबिलिटी नहीं पता। सेंट्रेशन मतलब वो अपनी आप को ही, मतलब वो चीज़ें की सिर्फ एक नज़रिए को समझेगा, जहाँ पे उसने बच्चे ने सिर्फ इसको ही समझा, इसको नहीं समझ पाया। ठीक है, डोंट नो अबाउट कंजर्वेशन, ये तीनों टर्म अभी आगे समझोगे आप कि बच्चे क्या कि कंजर्वेशन, उसे अभी चीज़ें समझ नहीं आई है। अगर 4 से 7 साल वाली इरिवर्सिबिलिटी की हो गई। देखो ये बहुत आप लोगों की ना रिवीजन क्लास की तरह है, और जिनकी फर्स्ट टाइम भी देख रहे हैं तो मेरे को भी लगता है कि ऐसा उनको फर्स्ट टाइम में भी काफ़ी कुछ चीज़ें नई सीखने को मिली है और उनको दिमाग में छप जाएंगे। इरिवर्सिबिलिटी के बच्चे को नहीं समझ में आ रहा, इधर से उधर का नेचर नहीं समझ में आ रहा। अगर हम उन्हें 10 का नोट देंगे और 10 सिक्के देंगे तो वो क्या चूज़ करेंगे, 10 सिक्के ही चूज़ करेंगे ना। उन्हें नहीं पता अभी कि ये दोनों चीज़ क्या है, इक्वल है। ठीक है,
उसके बाद आती है, तो ध्यान रखना एनिमिज्म पूछेंगे कि एनिमिज्म कब आ जाता है, मतलब बच्चा नॉन लिविंग थिंग को भी लिविंग थिंग समझता है, तो वो आपका 2 से 4 साल का है। अगर आपसे पूछे कि क्वेश्चनिंग एज कौन सी है, या फिर बच्चे के अंदर ट्रांसडक्टिव रीजनिंग कब आएगी, तो ये भी क्या ध्यान रखोगे, क्या ध्यान रखोगे, ये भी आप लोगों की ये प्री ऑपरेशनल पीरियड है, ठीक है, प्री ऑपरेशनल पीरियड है, या फिर इसमें भी आपकी इंट्यूटिव स्टेज है। ओके, अगला समझते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कौन सी स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 से 11 साल तक होती है। कब से कब तक होती है, 7 से लेके 11 साल तक। इसके अंदर लॉजिकल थिंकिंग, मतलब भाई 7 से 11 साल का बच्चा है, अब बच्चा वो जो उल्टी सीधी रीजनिंग दे रहा था ना, अब बच्चे के अंदर थिंकिंग डेवलप होने लगी, एक लॉजिक के साथ होने लगी। अब वो जो ट्रांसलेटिव उल्टी सीधी रीजनिंग दे रहा था, अब वो चीज़ों को समझने लगेगा। बेसिकली इसके अंदर बच्चे के अंदर इंडक्टिव मेथड से हम बच्चों को सिखाना शुरू करते हैं। मैंने बताया था ना, इंडक्टिव का मतलब क्या होता है, एग्जाम्पल से रूल की तरफ जा रहे हैं हम, ठीक है। क्लासिफिकेशन, कंजर्वेशन और सीरिएशन आ जाता है, ठीक है। कंजर्वेशन का मतलब कि कॉन्सेप्ट्स को क्या करना है, समझने लगता है। क्लासिफिकेशन की बात करूँ तो मैं बच्चों को, छोटे बच्चों की क्लासेस में आ जाते हैं कि क्लासीफाई करो, शेप्स के बेस पे क्लासीफाई करो या ऐसे क्लासीफाई करो, तो बच्चे के अंदर क्लासिफिकेशन, ठीक है। कंजर्वेशन चीज़ों को बच्चा समझने लगता है, उनके अंदर लॉजिकल थिंकिंग आ जाती है, ठीक है। कंजर्वेशन, शेप और साइज बदलेंगे तो वॉल्यूम और एरिया और क्वांटिटी नहीं बदलेगी। जैसे अब बच्चा समझ जाएगा कि इसके अंदर जो चीज़ थी उसके अंदर भी इतनी ही चीज़ है, दोनों क्या है, इक्वल है, ठीक है। बच्चा इरिवर्सिबिलिटी का जो नेचर था, अब उसको रिवर्सिबिलिटी समझ में आने लग गई। बेसिकली अगर हम बोलेंगे तो वो समझने लग गया, अगर मैं इसमें डालूं चीज़ क्या होंगी, बराबर होंगी। सीरिएशन मतलब बच्चे को अगर हम सीरीज में, बच्चे को अगर हम कहेंगे कि इसे एक सीरीज में छोटे से बड़ा लगाओ, तो वो उस चीज़ को लगाने लग जाएगा, समझने लग जाएगा। क्यों, याद करो कि जब अगर आपने कभी भी छोटे बच्चों को पढ़ाया हो, तो इस क्लास में 7 से आ जाता है कि असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ। हम बच्चे को ऐसे नंबर दे देते हैं, ये 99 है, ये 999 है, ये 9 है, ये 4 टाइम्स 9 है, तो बताओ इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ। तो ये क्वेश्चन क्यों दे रहे हैं हम, क्यों, क्योंकि इससे बच्चे आसानी से क्या लगेंगे, एक सीरीज में उसको लगाना शुरू कर देंगे, समझ गए। तो ये हमारी कौन सी स्टेज थी, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज थी। अब आगे हमारी कौन सी स्टेज, लास्ट स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। कौन सी स्टेज है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। 11 साल से ऊपर के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर ये वाली स्टेज, मतलब 11+ के बाद ये स्टेज आ जाती है। उसमें कौन सी रीजनिंग थी, उसमें आप लोगों की इंडक्टिव थी। इससे जो पहले पढ़ी आपने कॉन्क्रीट की, बच्चा हम उनको एग्जांपल्स देते हैं, उसके बाद रूल समझा देते हैं। ये डिडक्टिव रीजनिंग इनमें बच्चों में डेवलप हो जाती है, मतलब बच्चे को अब हम रूल बता देंगे, बच्चा उसकी हेल्प से एग्जाम्पल को क्या कर लेगा, सॉल्व कर लेगा। बच्चे के अंदर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाएगी। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का मतलब क्या है कि हम बच्चों को समझाएंगे कि देखो, इससे पहले वाली स्टेज में बच्चे को अगर हमें आम के बारे में बताना था, तो आम उनके सामने ऐसे रखना पड़ेगा कि ये आम है, ये येलो कलर का होता है, इसकी शेप कैसी होती है। लेकिन इसमें बच्चे के अंदर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आएगी। अगर हम बोलेंगे कि भाई आम को ना इमेजिन करो, मैंगो को, तो बच्चे को मैंगो क्या हो जाएगा, उसके दिमाग में एक इमेजिनेशन में डेवलप हो जाएगा, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के बारे में समझ गए। हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग वही है कि बच्चों के अंदर एक डिडक्टिव रीजनिंग डेवलप हो जाएगी, ठीक है। अगर आपसे पूछा हाइपोथेटिकल रीजनिंग भी कब डेवलप होगी, वो भी इसी हाइपोथेटिकल सिचुएशंस बन जाते हैं कई बार। हाइपोथेटिकल का सिचुएशंस का मतलब क्या होता है कि ये भी सही है और ये भी सही है, ये होती है हाइपोथेटिकल सिचुएशंस, ओके। अगर इनकी बात करें, पियाजे के अकॉर्डिंग इन्होंने कौन से फैक्टर्स बताए हैं जो कोग्निटिव डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। तो इनके अकॉर्डिंग एक तो मैच्योरिटी बहुत ही अफेक्ट करती है। एक्सपीरियंस, बच्चे का जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है वो कोग्निटिव डेवलपमेंट को वो करता है। सोशल एक्सपीरियंस की इन्होंने बहुत ही कम बात करी, सोशल इंटरेक्शन की, तो ठीक है, बट बहुत ही अगर हम बात करें कि सोशल के बारे में किसने बात किया, तो वो हमारे वाइगॉस्की हैं। और इक्विलिब्रेशन बहुत बच्चे की रीजनिंग को अफेक्ट करता है, बच्चे के डेवलपमेंटल को क्या करता है, बहुत ही इफेक्ट करता है। कैसे इफेक्ट करता है कि बच्चा अगर इक्विलिब्रियम स्टेट में, अगर उसका दिमाग इक्विलिब्रियम है, उसे ये वाली चीज़ क्या समझ आ गई, तो दैट्स फाइन, दैट्स ओके, उसे आ गई समझ। लेकिन जहाँ पे इक्विलिब्रियम हिला, इक्विलिब्रियम का मतलब है कि
चीज डगमगा गई अब, ठीक है, तो वहां पे उसकी डाउट होने लग जाएगा उसे कि क्या हुआ क्या। इक्विलिब्रियम का मतलब है कि देखो इधर सीसो तो बचपन में खेला है ना, और इधर दोनों तरफ वेट बराबर है तो वो इक्विलिब्रियम में है। लेकिन यहाँ वाला बच्चा वजन ज्यादा हो गया तो ये डिसइक्विलिब्रियम हो गया, कि मतलब अब वो बैलेंस स्टेट में नहीं है। अब इक्विलिब्रिएशन का कॉन्सेप्ट समझो। अगर एसिमिलेशन होता है और एक एकोमोडेशन होता है, इक्विलिब्रियम, अगर हमारे स्कीमा पढ़ा था ना आपने कि आपके दिमाग में जो ऑलरेडी स्टोर्ड इंफॉर्मेशन है, अगर आपने कोई चीज न्यू देखी, जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ, ये बस है एक, और यहाँ पे क्या है, ये एक ट्रैक्टर है। अभी तक आपने सिर्फ बचपन से लेके अब तक बस ही देखी थी, छोटे बच्चे की बात कर रहे हैं। अब छोटे बच्चे ने जो ट्रैक्टर था ना उसे भी क्या बोला, बस बोला। फिर उसके घर वालों ने उसे समझाया नहीं बेटा ये ट्रैक्टर है। तो अभी तक तो उसने न्यू इन्फॉर्मेशन क्या ऐड कर रखी थी अपने स्कीमा में कि ना बस होती है, तो वो अब तक उसका माइंड इक्विलिब्रियम में था। एकदम से उसने ट्रैक्टर देखा, न्यू सिचुएशन आ गई, ट्रैक्टर है ना, तो वहां पे क्या हो गया, डिसइक्विलिब्रियम। मतलब ऐसे कैसे हो गया ट्रैक्टर, ये दिखता तो बिल्कुल बस जैसा ही है। तो फिर बच्चे को सिखाया गया नहीं ये ट्रैक्टर, ये सामान बस जो है लोगों को लेके जाती है, ट्रैक्टर बहुत बड़े हैवी लोड्स को कैरी करता है। ट्रैक्टर बस में पीछे पीछे भी सीट्स होती हैं, बट ट्रैक्टर में पीछे पीछे सीट्स नहीं होती हैं। ऐसे इस तरीके से हमने बच्चे को क्या किया, समझाया। तो बच्चे ने जो उसकी नॉलेज थी उसको क्या किया, चेंज किया। एकोमोडेशन का मतलब भी क्या होता है, चेंज करना। तो बच्चे ने क्या किया, चेंज किया, तो फिर उसने उस चीज को क्या कर लिया, अडॉप्ट कर लिया, ठीक है, एडाप्टेशन मतलब उसको अडॉप्ट कर लिया। फिर क्या हो गया, फिर दोबारा से इक्विलिब्रियम बन गया। समझ गए, दिस इज द प्रोसेस, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, ये पूरा कॉन्सेप्ट है इक्विलिब्रियम का, कि बच्चे की नॉलेज कैसे डिस्टर्ब होती है। समझ गए यहाँ तक। चलो, पियाजे की थ्योरी, एक बात ध्यान रखना, पियाजे की थ्योरी को क्यों क्रिटिसाइज किया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्यों नहीं, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग जो लैंग्वेज होती है ना उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता डेवलपमेंट पे, ठीक है। जो पियाजे थे, पियाजे का मानना क्या था, इनका जो मानना था, ठीक है, इनके अकॉर्डिंग क्या मानना था, इनके अकॉर्डिंग मानना था कि जो लैंग्वेज है ना, लैंग्वेज का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता डेवलपमेंट पे। समझ गए। चलो, इनके अकॉर्डिंग जो सोशल वैल्यूज है ना वो भी कोई क्या करती है, बिल्कुल भी मैटर नहीं करती है। इनका ये मानना था कि सोशल वैल्यूज डज नॉट मैटर। फिर इंटरेक्शन और ट्रेनिंग को इन्होंने कहा कि ठीक है ना, ट्रेनिंग बच्चे अपने एक्सपीरियंस से काम करते हैं, इन्होंने बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया था किसको, ट्रेनिंग को। लेकिन गलत है ना, बच्चे को कौन सिखा रहा है, बड़ा सिखा रहा है, तो इन्होंने इस बात को इग्नोर कर दिया था। इसलिए इनकी थ्योरी को क्या मिला था, क्रिटिसिज्म मिला था। This is all about the Piaget theory. I think you understand this, and if you don't understand तो दोबारा से वीडियो को देखो और दोबारा से सारा समझो। एंड इफ़ यू लाइक तो प्लीज़ 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 चैनल को यार सब्सक्राइब कर देना। बहुत मेहनत लगती है इस कंटेंट को तैयार करने में। मुझे पता है थोड़ा राइटिंग का इशू है, बट मैं बोल रही हूँ, आप लोग उससे समझो, ठीक है। चीज़ों को उससे क्या करो, रिलेट करो, समझने की कोशिश करो। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हम पढ़ेंगे किसकी थ्योरी के बारे में, अब हम पढ़ेंगे वाइगॉस्की की थ्योरी के बारे में। वाइगॉस्की ने जो डेवलपमेंट बताया है कि डेवलपमेंट होता है किससे, सोसाइटी के हेल्प से होता है, ठीक है, सोशो कल्चरल। अकॉर्डिंग टू हिम सोशल लर्निंग प्रीसीड्स डेवलपमेंट। जो सोशल लर्निंग है उसकी वजह से बच्चे का क्या हो जाता है। देखो, पियाजे और वाइगॉस्की में अंतर देखो। इन्होंने क्या कहा था कि डेवलपमेंट पहले होता है, लर्निंग फिर होती है। लेकिन वाइगॉस्की ने क्या कहा, लर्निंग पहले होती है और डेवलपमेंट बाद में होता है। बच्चा पहले सीखता है फिर उसकी डेवलपमेंट होती है। फिर उन्होंने क्या कहा कि नहीं, पहले बच्चे का दिमाग डेवलप करता है, उसके बाद बच्चा सीखता है, ठीक है। और अपने अपने पर्सपेक्टिव से दोनों ही सही हैं, ठीक है, वो भी सही है, वो भी सही है, अपने अपने नजरिए से देखे तो। हाँ ठीक है, थोड़ी बहुत उनकी थ्योरी में भी गलती है, थोड़ी बहुत इनकी थ्योरी में भी गलती है। वाइगॉस्की ने क्या किस के बारे में बात करी, उन्होंने सोसाइटी को बहुत जोड़ दिया, कल्चर को बहुत जोड़ दिया और लैंग्वेज को बहुत इंपॉर्टेंस दी, ठीक है, सोसाइटी को, कल्चर को और लैंग्वेज को, ठीक है। कॉन्सेप्ट्स इन्होंने जो कॉन्सेप्ट्स दिए हैं, एक तो इंटरनलाइजेशन, मतलब बच्चा चीज़ों को क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। एक इन्होंने जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ZPD का कॉन्सेप्ट दिया। देखो, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का मतलब क्या है,
कि बच्चा ना एक जोन होता है भाई, हर किसी का ना अपना अपना जोन होता है कि जैसे अगर नर्सरी तो नहीं, अगर सपोज करो मैं फर्स्ट क्लास के बच्चे को बता रही हूँ, क्या फर्स्ट क्लास के बच्चे को क्या मैं अलजेब्रा सिखा सकती हूँ? नहीं सिखा सकती ना। तो उसकी जो चीज़ बच्चे को सिखानी है, मैं इस जोन के अंदर रख के उसे सिखानी होगी। ये नहीं कि मैं छठी क्लास की मैथ इस बच्चे को सिखा दूंगी तो बच्चा सीख जाएगा, दिस इज रॉन्ग। तो एक जोन होता है, बच्चे को क्या करना पड़ता है, उसी जोन के अंदर उसे सिखाना पड़ता है। अब फर्स्ट क्लास का बच्चा है, ठीक है, स्कैफोल्डिंग क्या होता है? एक वर्ड टर्म का यूज किया है इन्होंने, स्कैफोल्डिंग। याद करो, स्कैफोल्डिंग टर्म का इन्होंने यूज किया है और दिया किसने? वो ब्रूनर ने दिया है, ठीक है। स्कैफोल्डिंग का मतलब क्या होता है कि भाई इस बच्चे को थोड़ी बहुत हेल्प चाहिए कोई चीज़ बनाने में। जैसे अगर उसे कुछ भी बनाना है, ड्राइंग की अगर मैं बात करूं, तो उसे नहीं पता कि भाई सेब किस तरीके से दिखता है, तो वहाँ पे उसे थोड़ी सी गाइडेंस चाहिए, थोड़ी सी टेम्परेरी हेल्प चाहिए। तो अगर हम बात करें, जैसे कोई स्कूटी चलाना सीख रहा है, तो स्कूटी चलानी उसे आती है, मतलब उसे साइकिल चलानी आती है, स्कूटी वो बैलेंस कर लेगा, बट उसे थोड़ी सी देर के लिए हेल्प चाहिए। तो उस किसी ने उसकी हेल्प करी। अब सपोज करो कोई फीमेल है, ठीक है, 35 ईयर्स की, उसका बच्चा बड़ा है, उसके बच्चे को स्कूटी आती है, तो यहाँ पे उसका बच्चा सिखा रहा है ना उसे स्कूटी। तो स्कैफोल्डिंग कोई भी दे सकता है, एज का इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये नहीं कि सिर्फ बड़ा ही सिखाएगा, छोटे भी सिखा सकते हैं, ठीक है। जिस जिस मतलब कि जिस टर्म्स में दूसरे बंदे को ज़्यादा नॉलेज है तो वो उसको सिखा देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो सिखा रहा है, स्कैफोल्डिंग में एज का उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि उस जोन में रह के उसको सीखना है, ठीक है। अकॉर्डिंग मोर नॉलेजेबल अदर, अगर हम पूछे मोर नॉलेजेबल अदर क्या है, जो जो स्कैफोल्डिंग दे रहा है, ठीक है, जो स्कैफोल्ड, जो ट्रेनिंग, जो गाइडेंस, जो हेल्प किसी, जो बंदा सीख रहा है, जो लर्नर है, उसको दे रहा है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हिम, इन्होंने लैंग्वेज और थॉट्स को क्या कहा, इन्होंने लैंग्वेज पर बहुत जोर दिया है। पियाजे ने लैंग्वेज के ऊपर जोर नहीं नहीं दिया है, इसलिए उनकी थ्योरी को क्या किया गया है, उनकी थ्योरी को क्या गया है, क्रिटिसाइज किया गया है, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ स्पीच में हमारी सोशल स्पीच है, प्राइवेट स्पीच है, साइलेंट इनर स्पीच है। मतलब बेसिकली इन्होंने स्पीचेस के बारे में बताया है। याद करो, 2 से 4 साल के बच्चे के लिए जो पियाजे थे, उन्होंने वर्ड यूज किया था ईगो सेंट्रिसिज्म, बच्चा सेल्फ सेंटर्ड होता है। यहाँ पे उन्होंने उसी को क्या बोला है, प्राइवेट स्पीच बोला है कि आफ्टर 3 के बाद ये आती है। सोशल स्पीच, जब बच्चा 2 साल के आसपास उसे बोलना आ जाता है, तो उसके बाद बच्चा क्या करने लगता है, चिल्ला चिल्ला के, मतलब अटेंशन लेने के लिए वो सोशल, मतलब समझ गए ना कि सोशल स्पीच मतलब दूसरों से बोल के बात करता है। लेकिन 3 से 4 साल के आसपास, 3 से 4 साल के बाद वो खुद ही मन में बात करने लग जाता है। अगर आप छोटे बच्चों को कभी ना ध्यान से नोटिस करना, वो खुद ही ऐसे 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 कैलकुलेशन करते रहते हैं, तो दैट इज प्राइवेट इनर स्पीच। वो इनर स्पीच नहीं, सिर्फ प्राइवेट स्पीच। हाँ, वो खुद से बात कर रहे हैं और सामने वाले को दिख रहा है कि बच्चा वो खुद से बात कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आती है साइलेंट इनर स्पीच। अब बच्चा 7-8 साल के बाद अगर कोई चीज़ उसे सॉल्व करनी है, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, कोई चीज़ उन्हें सॉल्व करनी है तो वो अपने मन ही मन में चुपचाप कर लेते हैं, अंदर ही अंदर। दैट इज नोन एज साइलेंट इनर स्पीच। और कब आती है? आफ्टर 7 आती है, ठीक है, ध्यान रखोगे। अगर मैं वाइगॉस्की की थ्योरी की बात करूँ, इनका एजुकेशन इम्प्लीकेशन, मतलब एजुकेशन में कहाँ कहाँ इनकी हेल्प से हम ग्रुपिंग करवा सकते हैं बच्चों में। इन्होंने स्कैफोल्डिंग की बात करी, तो टीचर एक फैसिलिटेटर की तरह काम करता है, मतलब टीचर एक पैसिव है, ठीक है। बच्चे क्या होने चाहिए? एक्टिव होने चाहिए। कोलैबोरेटिव लर्निंग की बात करिए इन्होंने, मतलब हम बच्चों को ग्रुप में करके बच्चों को पढ़ा सकते हैं, ठीक है। इन्होंने किसकी बात करी है? रेसिप्रोकल लर्निंग की बात करी, इन्होंने पीयर ट्यूटरिंग की बात करी है, ठीक है। बेसिकली इन्होंने ग्रुपिंग की बात करी है। वाइगॉस्की और पियाजे की थ्योरी एक दूसरे से अलग कैसे थी? वाइगॉस्की के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट कॉन्टीन्यूअस है, ठीक है, बच्चा ऐसे सीखता है। पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चा स्टेजेस में सीखता है, डिसकॉन्टीन्यूअस है। इन्होंने एनवायरनमेंट और सोशल को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है, इन्होंने बहुत कम इंपॉर्टेंस दी है। ये सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट है, ये रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट है। बच्चा सोसाइटी से सीखता है, बच्चा अकेले खुद से सीखता है। इन्होंने ग्रुप एक्टिविटीज़ पर जोर दिया है, बच्चा अकेले सीखता है। लर्निंग पहले आती है, डेवलपमेंट बाद में होता है, ठीक है।
लेकिन इनके अकॉर्डिंग थॉट पहले आता है, लर्निंग बाद में होती है, डेवलपमेंट पहले होता है। लैंग्वेज अफेक्ट करता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट को कोई अफेक्ट ही नहीं करता। किसके अकॉर्डिंग? पियाजे के अकॉर्डिंग। भाई आई एम गिविंग माई बेस्ट एंड इफ देर इज एनी प्रॉब्लम यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। और मुझे एक बात और बता देना कि वीडियोस लग कैसी रही हैं, अपनी रिव्यूज़ लिखना, कौन कौन कहाँ से देख रहा है ये भी बताना कि कौन देख रहा है, कहाँ से देख रहा है मेरी वीडियोस को। और अगर यार प्लीज़ आपकी सबको पसंद आ रही हो ना वीडियोस तो सब्सक्राइब करके जाना, प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आ गए हमारे पियाजे की स्टोरी, पियाजे की थ्योरी भी खत्म हो गई, वाइगोस्की भी थ्योरी, वाइगोस्की की थ्योरी भी खत्म हो गई। अब थ्योरी आएंगी किसकी? जॉन डुई की। ओके, जॉन डुई के अकॉर्डिंग प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में इन्होंने बात करी है। मतलब बच्चा कैसे कैसे अपनी एजुकेशन करता है। एजुकेशन सबसे पहले बच्चा कहाँ से सीखता है? सोशल इंटरेक्शन से सीखता है। यही बताया इन्होंने कि टीचर एक फैसिलिटेटर का काम करता है, बच्चा एक्टिविटी करके सीखता है। बच्चा की जो एजुकेशन होनी चाहिए चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए, उनकी एक्टिविटीज़ पे जोर देना चाहिए। मतलब जितनी अच्छी अच्छी बातें एनसीएफ में, पॉलिसीज़ में, सारी जितनी भी जहाँ लिखी है वो सारी जॉन डुई ने अपनी थ्योरी में भी लिखी है। समझ गए? ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों की बेटा सारी थ्योरीज खत्म हो गई हैं। मुझे लगता नहीं है कि अब आप लोगों को इन थ्योरीज में कोई भी डाउट होगा। एंड स्टिल यू गाइज हैव एनी डाउट तो आप लोग मुझे बताना कि मैं क्या कर सकती हूँ। और एक बात और कि अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़रूर करते रहना। जब तक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कैसे पता चलेगा कि आप लोगों ने क्या सीखा, क्या किया, ठीक है। तो एक हमारा ये जो थ्योरीज वाला पार्ट था ये तो हो गया कंप्लीट, लेकिन मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था कि इसी वीडियो में हम सारा करेंगे। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम लर्निंग के बारे में पढ़ेंगे। अब थोड़ा थोड़ा सा कि रोल क्या है टीचर का। देखो अब यहाँ पे टीचर का रोल क्या है, स्टूडेंट का रोल क्या है, हम कैसे क्लासरूम में इसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे उन्हें एड्स प्रोवाइड कर सकते हैं, इसके ऊपर मैं बनाने चलूँ ना 2 महीने तक, कि इसका कंटेंट ही खत्म नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपका सारा बच्चे जनरल है, सारा A to Z जनरल है, ठीक है। इनको आप ऑप्शंस एलिमिनेट करके भी कर सकते हो, लेकिन स्टिल मैं थोड़ा थोड़ा आप लोगों को बताऊंगी जिससे चीज़ें आप लोगों के दिमाग में थोड़ी सी रहें। तो चलिए आगे अब नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं वीडियो का। चलिए चलो देखो, जॉन डुई हो गया। अब हम लर्निंग क्या है? कॉन्टिन्यूस है। और बर्थ बच्चा, अब आप लोगों को भी पता है ना लर्निंग की कोई उम्र होती है कि आप मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, मैं इससे बहुत कुछ सीख रही हूँ। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में तभी तो मैं बोल रही हूँ कि क्या पता मैं भी कुछ सीखूँ। तो लर्निंग किसी से भी सीखी जा सकती है, किसी भी एज में सीखी जाती है, कॉन्टिन्यूस होती है, ठीक है। लर्निंग परमानेंट, अगर हम कुछ सीखते हैं तो हमारी बिहेवियर में परमानेंट चेंज, उसका इफेक्ट हमारी लाइफ टाइम, पूरी लाइफ टाइम रहता है, ठीक है। अगर हमारे इंटरेस्ट, हमारे मोटिवेशन, हमारा एनवायरनमेंट ये बहुत बड़े रोल प्ले करते हैं, ठीक है। इसलिए तभी तो कहता ये यूट्यूब पे इतने मोटिवेशनल चैनल्स भरे पड़े हैं। क्यों भरे पड़े हैं? कहीं ना कहीं आपकी लर्निंग को बहुत अच्छे हाई अमाउंट में अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ठीक है, मैं आप लोगों को इस लेक्चर में, इन सारी वीडियोस में एक आधी डेफिनेशन दिख जाए तो दिख जाए, अदरवाइज मेरे इन लेक्चर्स में डेफिनेशंस नहीं है। मैं ये बात पहले ही बता रही हूँ, क्योंकि डेफिनेशन ना क्वेश्चन में 1 या 2, अगर इसमें तो 60 नंबर का है, 2 या 3 आप लोगों को डेफिनेशन दिखेंगे और आप लोगों को भी नहीं पता कि वो डेफिनेशन कहाँ से आएंगी, ठीक है। तो इसलिए अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग बनाओ। डेफिनेशन के लिए अब टाइम नहीं है, जिसने पहले से कर रखी है तो ठीक है, लेकिन अब डेफिनेशंस के लिए रियली में टाइम नहीं है, ठीक है। देख लो कुछ डेफिनेशंस है। अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो, लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्वाइजेशन ऑफ नॉलेज, हैबिट्स एंड अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो ने क्या कहा है कि लर्निंग एक प्रोसेस है नॉलेज को, हैबिट्स को एक्वायर करने की, ठीक है। अगर हम सीखते रहेंगे इसका मतलब हम क्या है, नॉलेज को अपने अंदर ग्रहण कर रहे हैं, हम अपनी हैबिट्स को चेंज कर रहे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। स्किनर के अकॉर्डिंग मोटिवेशन क्या है? हाईवे है, ठीक है। मोटिवेशन की वजह से आप क्या कर सकते हो, मतलब मोटिवेशन की आपकी लर्निंग को क्या करती है? बूस्ट अप करती है। हाईवे का मतलब क्या होता है? जहाँ पे आपकी गाड़ी तेजी से चल रही है, तो जो मोटिवेशन है ना वो भी आपकी जो लर्निंग की प्रोसेस है ना उसमें एक बूस्टर का काम करती है, ठीक है। स्मिथ के अकॉर्डिंग लर्निंग इज द एक्विजिशन ऑफ न्यू बिहेवियर, नए बिहेवियर्स को ग्रहण करना, अपने ओल्ड बिहेवियर्स पे काम करना ही लर्निंग है।
ठीक है। लर्निंग के स्टाइल्स देखिए क्या क्या होते हैं, मतलब आप लोग देख के सीखते हैं, सुन के सीखते हैं, पढ़ के सीखते हैं। काइनेस्थेटिक मतलब क्या होता है, काम करके सीखते हैं, ठीक है। तो देख के सीख रहे हैं, सुन के सीख रहे हैं, ये सब ये ऑप्शंस में है ना, आप लोग बहुत अच्छे से एलिमिनेट कर लोगे अगर, तभी बोल रहे हो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। एक वर्क मॉडल है VARK, ये बहुत ही कॉमन मॉडल है किसके लिए, लर्निंग के लिए, ठीक है। वर्क मॉडल है, वार्क मॉडल बोल लो या वर्क मॉडल बोल लो, ये किसने दिया, फ्लेमिंग ने दिया है। साइंस के बच्चे तो याद रख पाएंगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल होता है ना, तो फ्लेमिंग ने दिया है वर्क मॉडल। ये बहुत ही कॉमन मॉडल है किसके लिए, लर्निंग के लिए। याद रखोगे, याद रहेगा बच्चे, कोई डाउट तो नहीं रहेगा, ठीक है। एक्टिव लर्निंग होती है, एक्टिव लर्निंग क्या होती है, जिसमें बच्चा खुद एक्टिव हो, बच्चा खुद बोलते हैं तो लर्निंग, जो स्टूडेंट की लर्निंग होती है वहाँ पे स्टूडेंट एक्टिव होना चाहिए, पैसिव नहीं होना चाहिए। क्यों, वहाँ पे बच्चा खुद करके सीखे। तो बेसिकली यहाँ पे एक्टिव लर्निंग का मतलब क्या है, बच्चा खुद करके सीखे। बच्चे को हम सेल्फ स्टडी करवाएं, एक डिस्कशन, जब डिस्कशन होगी, ग्रुप डिस्कशन होगी, वहाँ पे बच्चे की कैपेबिलिटी सुधरेंगी, ग्रुपिंग करवाएं, बच्चे को क्लास में कहते हैं ना वो टीचर्स रीडिंग करवा देंगे, क्यों करवा देंगे, ताकि बच्चा खुद बोलेगा नहीं तब तक सीखेगा कैसे। प्रॉब्लम सॉल्विंग, उनको क्वेश्चंस दे खुद सॉल्व करने के लिए। कोऑपरेटिव लर्निंग का मतलब क्या है कि सारे बच्चों का क्या हो, इक्वल कोऑपरेशन हो, समझ गए। बच्चों को ड्रामा करवाए, बच्चों को विजुअल बेस्ड, हम बच्चों को ना क्लास में ये भी कह सकते हैं कि बोर्ड पे बताओ समझाओ, तो वहां से बच्चे क्या सीखेंगे, एक्टिव लर्नर्स बनेंगे, खुद करके देखेंगे, ठीक है। कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, मोटिवेशन, एज, मैच्योरिटी, इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, फटीग, इंटरेस्ट। सिर्फ ये नहीं है, देयर आर सो मैनी फैक्टर्स विच अफेक्टिंग लर्निंग। में तो कुछ लिखे हैं कि मोटिवेशन आपको एक बूस्टअप करता है, उम्र भी कहीं ना कहीं लर्निंग को अफेक्ट करती है, एंड यू नो दैट। छोटा बच्चा है, वो उसका दिमाग उस चीज़ को एक्वायर करने के लिए बहुत ही कैपेबल है, ठीक है। मैच्योरिटी, मेच्योरिटी का मतलब हम कहते हैं ना कि भाई तू ज़्यादा मेच्योर है, तो कम मेच्योर है, तो जिसकी मेच्योरिटी ज़्यादा होगी उसकी लर्निंग भी ज़्यादा होगी, ठीक है। इंटेलिजेंस, कहीं ना कहीं उसका कॉग्निटिव, कहीं ना कहीं उसके इंटेलेक्चुअल स्किल्स लर्निंग को बहुत कहीं ना कहीं क्या बहुत बढ़िया तरीके से अफेक्ट करेंगे। एप्टीट्यूड स्किल्स, ठीक है। फटीग, अगर बच्चा टेंशन में तो कैसे पढ़ेगा, अगर उसका इंटरेस्ट ही नहीं है तो कैसे पढ़ेगा वो पढ़ाई में, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं भाई, यहाँ पे मैंने इतने सब नहीं लिखे हैं। डोमेन्स ऑफ लर्निंग अकॉर्डिंग टू ब्लूम टैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग 3 डोमेन्स है, ठीक है। लर्निंग के अगर हम डोमेन्स की बात करें तो कितने डोमेन्स हैं लर्निंग के अकॉर्डिंग टू ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, 3 डोमेन्स हैं। कौन कौन से, कॉग्निटिविज्म, अफेक्टिव और साइकोमोटर, ठीक है। CAP, कैप से याद रखना, कोग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। मतलब कोग्निटिव का मतलब कि लर्निंग बच्चे की कोग्निटिव स्किल्स, ठीक है, दिमाग के बारे में बात कर रहे हैं। इमोशनल स्किल्स बच्चे की लर्निंग को अफेक्ट करती है, बच्चे की कोग्निटिव स्किल्स, उसका मेंटल इंटेलिजेंस बच्चे की अफेक्ट करता है। और साइको सोशल मतलब बच्चा अपने समाज के साथ कैसा है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो भी क्या कर रहा है, उसके लर्निंग को इफेक्ट कर रहा है। तो 3 डोमेन्स क्या हो गए हमारे, कोग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। कोग्निटिव, और ये किसने दिए हैं, ये ब्लूम टैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग है, कोग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। याद करो जो आप लोगों की NEP वगैरह है, तो इन्होंने क्या कहा है कि तीनों डोमेन्स पे हमें काम करना है बच्चों के, हमें बच्चों की इंटेलिजेंस स्किल्स पे भी बात करना है, बच्चों की हमें इमोशनल स्किल्स पे भी बात करना है, और बच्चों की अगर हमें साइकोमोटर मतलब जहाँ पे बच्चा खुद करके सीख रहा है उस पर भी हमें, इन तीनों पे ही हमें क्या करना है, काम करना है। बच्चे तीनों डोमेन्स में क्या होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, ओके। लर्निंग कर्व्स है, ये लर्निंग कर्व्स किसने दिए हैं, हरमन एबिंगन्स ने दिए हैं, ध्यान रखना। लर्निंग कर्व्स हैं किसने दिए हैं, हरमन एबिंगन्स ने दिए हैं, हरमन एबिंगन्स, ठीक है। हरमन एबिन, EBINGHANS, हरमन एबिंगन्स। मतलब कर्व है, कर्व तो आप लोगों को पता है ना क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। लर्निंग वो आपकी रेट ऑफ प्रोग्रेस को बताता है कि आपने कितना कर लिया है, कैसे आप कर रहे हैं। अगर मैं ग्राफ की बात करूँ तो ये लर्निंग कर्व्स है किसने दिए हैं, 4 कर्व्स दिए हैं। सबसे पहला कर्व है कर्व ऑफ इक्वल, मतलब ये यहाँ पे आप लोगों का एक्स एक्सिस पे टाइम है और यहाँ पे आपकी लर्निंग है
कि इसको बोलते हैं इक्वल रिटर्न। इसका मतलब है कि आइडियल कर्व है, टाइम जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे आप लोग सीखते जा रहे हैं, इस तरीके से ही ग्राफ बनता है, ठीक है। जैसे जैसे आप टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे आप लोग सीखते जा रहे हैं, कर्व ऑफ इक्वल रिटर्न्स, ठीक है। उसके बाद आता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन और कॉनकेव। कॉनकेव कैसे याद रखो कि ध्यान रखना, देखो ये फिगर ऐसे बन रहा है ना, इसका मतलब क्या है, बीच में गुफा आ रही है, ये चीज क्या, गुफा गुफा, ठीक है। तो कॉनकेव का मतलब केव, केव मतलब गुफा, तो इस तरीके से ध्यान रखना। पॉजिटिव एक्सेलरेशन मतलब बच्चे की स्टार्टिंग में देखो टाइम के साथ जो लर्निंग है ना धीरे है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता है तो बच्चे ने अपनी लर्निंग को एक्सेलरेट किया, बूस्टअप हुई उसकी, तो ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, ठीक है। टाइम के साथ 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 एकदम स्पीड से जा रहा है ग्राफ ऊपर, ठीक है। तो कॉनकेव इस तरीके से ग्राफ बन रहा है। तो जैसे पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है ना, ऐसे नेगेटिव एक्सेलरेशन भी होता है, सेम। ये इसे हम डिमिनिशिंग रिटर्न्स भी बोलते हैं, फिर कॉन्वेक्स भी बोलते हैं। कॉन्वेक्स कैसा होता है, जो ये वाली साइड अगर उभरी हुई होगी ना, ये वाली साइड, तो इसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स। अगर इस तरीके से दिख रहा है हमें बाहर का, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉनकेव। साइंस के बच्चों को तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी यार इसको समझने में। टाइम जैसे देखो स्टार्टिंग में बच्चा बहुत स्पीड से बूस्टअप कर रहा था, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है उसकी कहीं ना कहीं जो लर्निंग थी, एक्सेलरेशन थी, वो डिक्रीज हो गई। तो इसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन। यहाँ पे क्या हो गई, उसकी लर्निंग डिक्रीज हो गई, क्या हो गई, डिक्रीज। डिक्रीज के लिए मैंने साइन ऐसा यूज किया, इंक्रीज के लिए साइन मैंने ऐसा यूज किया है, ठीक है। इनिशियली फास्ट थी, उसके बाद क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, स्लो हो गई, इसलिए हम इसे डिमिनिशिंग रिटर्न भी बोलते हैं और कॉन्वेक्स वायर भी बोलते हैं। उसके बाद है एस शेप, ऐसे ऐसे। इसका मतलब है कभी बच्चा तेज है, कभी बच्चा स्लो है, कभी बच्चा तेज है, कभी बच्चा स्लो है, कभी स्लो है, कभी फास्ट है, कभी स्लो है, ठीक है। एस शेप, मिक्स या फिर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ग्राफ भी बोलते हैं। किसने दिए हैं, हरमन एबिंगन्स ने दिए हैं, ठीक है। अब आता है, एक होता है प्लेटू इन लर्निंग। प्लेटू इन लर्निंग क्या होता है, प्लेटू होता है ना, प्लेटू का मतलब पठार, कि एक वो बन गया, बस कांस्टेंट हो गए आप ना, तो अब आप इस टाइम पर डिक्रीज हो रहे हो ना, अब इस टाइम पे इंक्रीज हो रहे हो। जैसे ये वाला अगर रीजन की बात करूँ, यहाँ पे कांस्टेंट हो आप, यूनिफॉर्म भी नहीं बोलेंगे, कांस्टेंट। अब कोई मतलब ना तो आप लोग बढ़ रहे हो ना घट रहे हो, ठीक है। इसको हम बोलते हैं प्लेटो, कांस्टेंट हो गए, ना बढ़ रहे हो ना घट रहे हो, कोई प्रोग्रेस नहीं है, ठीक है। मेरे हिसाब से देखो लर्निंग में इतना ही था, और भी बहुत कुछ है, लेकिन जितना इंपॉर्टेंट हो रहा है ना उतना उतना मैं करवा रही हूँ। एंड इफ यू लाइक तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करना यार चैनल को। चलो, टीचिंग जो यहाँ तक आया है तो वो तो शायद सब्सक्राइब कर ही देगा ठीक है। इम्पार्ट नॉलेज और स्किल। टीचर का काम क्या होता है, जो भी आपको पढ़ा रहा है, अगर आपको छोटा भाई भी आपको पढ़ा रहा है तो वो भी क्या कर रहा है, टीचिंग कर रहा है, वो अपनी नॉलेज अपनी स्किल्स आपको दे रहा है, ठीक है। प्रिंसिपल्स देखो, प्रिंसिपल्स ऑफ प्लानिंग मतलब टीचर है, टीचर को बच्चों को पढ़ाने से पहले क्या करना चाहिए, प्लान करके पढ़ाना चाहिए। चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, जो एजुकेशन अकॉर्डिंग टू चिल्ड्रंस होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू टीचर्स नहीं होनी चाहिए। कॉड रिलेटेड बच्चे के वो जो हम जैसे अगर सपोज करो बच्चे को अगर हम ना वो पढ़ा रहे हैं, साइंस पढ़ा रहे हैं, तो साइंस आप लोग उसकी किससे रिलेट होगी, कहीं ना कहीं मैथ से भी रिलेट हो गया। अगर मैं फिजिक्स की बात करूँ, इंग्लिश जैसे उसका लैंग्वेज हो गया, तो इससे भी रिलेट करेंगे। हमें उसको और सब्जेक्ट से भी रिलेट करके पढ़ाना चाहिए। उनको रेमेडियल टीचिंग मतलब किसी बच्चे को एक तरीके से एक कॉन्सेप्ट से नहीं समझ में आ रहा, क्या करें, छोड़ दें उस बच्चे को, नहीं। रेमेडियल टीचिंग हम उन्हें अलग अलग मेथड से उनको यूज़ करके पढ़ाना चाहिए, समझे। तो ये आप लोग कर लोगे। ये दो चार वर्ड्स है ना, जैसे रेमेडियल टीचिंग, अगर सपोज करो आपको नहीं पता तो रेमेडीज होती है ना, अलग अलग रेमेडीज ट्राई करो। ऐसी क्लास में भी अलग अलग तरीके क्या हमें लोगों को वो करनी चाहिए, क्रिएट करनी चाहिए, ताकि बच्चे से समझ पाए, ठीक है। टीचिंग के मेथड्स देख लो भाई, कौन कौन से होते हैं। लेक्चर मेथड होता है। लेक्चर मेथड का मतलब यहाँ पे टीचर बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है, स्टूडेंट माइंड में। मतलब हम लेक्चर दे रहे हैं, जैसे मैं आप लोगों को यहाँ पे लेक्चर दे रही हूँ, आप लोग बस यहाँ पे सुन रहे हो अपने घर में बैठ के, तो ये एक तरीके से लेक्चर मेथड हुआ जो मैं दे रही हूँ, ठीक है। उसके बाद डेमोन्स्ट्रेटिव मेथड मतलब करके बच्चों को बेसिकली दिखाना। ये साइंस की लैब्स वगैरह में होते हैं, जहाँ पे बच्चे, यहाँ पे भी बच्चे पैसिव रोल प्ले करते हैं, मोस्टली काम टीचर करता है। जैसे अगर एपरेटस से बच्चों को समझा रहा है तो वो डेमोन्स्ट्रेट बच्चों को सिखा रहा है, ठीक है। उसके बाद लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड होता है, इसमें लेक्चर का भी यूज़ करता है टीचर और डेमोन्स्ट्रेशन दोनों का यूज़ करता है।
ठीक है। उसके बाद इंडक्टिव डिडक्टिव होता है। इंडक्टिव डिडक्टिव बच्चे, ये मेथड आप लोगों को पता है कि कैसे जाते हैं हम, ये हम जाते हैं इंडक्टिव टू डिडक्टिव। छोटी क्लासेस में इंडक्टिव मेथड सिखाया जाता है, जैसे जैसे बड़े होते हैं डिडक्टिव मेथड आता है। इंडक्टिव मतलब एग्जाम्पल से रूल की तरफ जाना, स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाना, और डिडक्टिव का मतलब क्या होता है, जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाना। ध्यान रखना बेटा, जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाना, ठीक है, रूल से एग्जाम्पल की तरफ जाना। एक एनालिसिस मेथड भी होता है और एक सिंथेटिक मेथड भी होता है। अगेन ये छोटी क्लासेस में पढ़ाया जाता है, ये बड़ी क्लासेस में पढ़ाया जाता है। मतलब हम छोटे बच्चों को ऐसे टुकड़ों में कर करके पढ़ाते हैं। बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है, देखो गलत है लेकिन बच्चों पढ़ते भी ऐसे हैं। अगर हम उनको, बच्चों को 10 लाइन की चीज़ है तो हम उनको क्या बोलते हैं, पहले पहले 2 लाइन याद कर, फिर 2 लाइन याद कर, फिर 2 लाइन याद कर। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, बच्चों को टुकड़ों में तोड़ तोड़ के सिखा रहे हैं, अननोन से नोन की तरफ लेके जा रहे हैं। बच्चों को इतना बड़ा नहीं पता, हम उनको पहले अननोन से नोन की तरफ लेके जा रहे हैं, ठीक है। सिंथेटिक में क्या होता है, चीज़ों को कंबाइन कर देते हैं, ठीक है। सिंथेटिक मेथड का मतलब क्या होता है, चीज़ों को कॉम्बिनेशन। यहाँ पे क्या हो गया, चीज़ें टूट गई। एनालिसिस मेथड में अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे डिस्कम्पोजिशन हो गया, ठीक है। अगर मैं एनालिसिस की बात करूँ तो यहाँ पर डिस्कम्पोजिशन हो गया, मतलब चीज़ें क्या हो गई, टुकड़ों में टूट गई। लेकिन सिंथेटिक में क्या हो गई, कंबाइन, कॉम्बिनेशन हो गया। समझ गए, चलो। उसके बाद आता है ह्यूरिस्टिक मेथड। ह्यूरिस्टिक मेथड या फिर डिस्कवरी मेथड, मतलब बच्चे अपने एक्सपीरियंस से मतलब हम बच्चों को उनके एक्सपीरियंस से कनेक्ट करके उनको पढ़ाएं, ठीक है। ह्यूरिस्टिक मेथड ये होता है, ठीक है। डिस्कवरी मतलब बच्चा खुद अपनी, हम उनको दे दें कैसे कि ये काम तुम्हारा, भाई कहीं से भी तुम करके लाओ, तो बच्चा क्या करेगा, वहाँ पे एक्टिविटी करेगा। इस वाले में जो मेथड में बच्चा क्या करेगा, एक्टिव रोल प्ले करेगा, ठीक है। ये लर्नर सेंटर्ड है, चाइल्ड सेंटर्ड है, यहाँ पे बच्चा खुद एक्टिव है। ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब है कि हमने उनको दे दिया, तो ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब है जितना डाइवर्ज होके बच्चा सोच सकता है ना, वो सीखेगा, ठीक है। क्रिएटिव थिंकिंग, जितना दूर तक वो सोच सकता है, जितना दूर तक वो कर सकता है, वो यहाँ से करेगा, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा ब्रेन स्टॉर्मिंग एंड ऑल ये सब। तो चलिए आगे बढ़े, कितना रह गया यार, 1 2 3 4 5 6 अभी भी 6 पेजेस हैं। चलो देखते हैं, समझ गए यहाँ तक कि क्या क्या पढ़ाने के मेथड्स हैं। अब मैक्सिमास देखो टीचिंग के। मैक्सिमास ऑफ टीचिंग का बेसिकली मतलब क्या है कि कुछ ऐसे मैक्सिमास बनाए गए हैं जो टीचर्स को हेल्प करते हैं कि भाई टीचर्स अपनी क्लास में कितने अच्छे तरीके से बच्चों को पढ़ा सकते हैं, ठीक है। सिंपल गाइडलाइंस हैं जो हेल्प करती हैं टीचर को डिसीजन लेने में अपने टीचिंग की प्रोसेस में, ठीक है। कुछ ऐसे मैक्सिमास बनाए गए हैं, मतलब टीचर को क्या क्या बताया गया कि आप सिंपल चीज़ों को पढ़ाओ पहले, फिर सिंपल से कॉम्प्लेक्स लेके जाओ, ठीक है। नोन से अननोन पे जाओ, मतलब बच्चे को नोन जो चीज़ उनको पता है ना पहले, उसके बारे में उनको और इलेबोरेट करो। कॉन्क्रीट, बच्चों को कॉन्क्रीट का मतलब है बच्चों को पहले दिखा के पढ़ाओ, फिर अब्स्ट्रैक्ट, फिर उनको अमूर्त मतलब इमेजिनेशन में पढ़ाओ, ठीक है। जैसे छोटे बच्चों को हम कॉन्क्रीट मतलब कॉन्क्रीट चीज़ों मतलब दिखा के समझाते हैं, लेकिन बड़ी क्लास में वही हम उनको ऐसे इमेजिनेशन, फिजिक्स वाले तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि इमेजिनेशन में चीज़ों को लेके जाते हैं। अच्छा ऐसे 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 चीज़ें होती हैं, ठीक है भाई। उनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट की तरफ लेके जाओ, होल से पार्ट की तरफ लेके जाओ। आपसे पूछ सकते हैं कि कैसे होता है, इनडेफिनेट से डेफिनेट की तरफ लेके जाओ, साइकोलॉजिकल से लॉजिकल की तरफ लेके जाओ, एम्पेरिकल से रेशनल की तरफ लेके जाओ, एनालिसिस से सिंथेटिक सिंथेसिस। एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि बच्चों को तोड़ के सिखाओ, फिर यहाँ पे कॉम्बिनेशन करके सिखाओ, ठीक है। पर्टिकुलर से जनरल की तरफ लेके जाओ, मतलब पहले ये वाले जितने भी मेथड है ये छोटी क्लासेस में यूज़ होते हैं, ये वाले जितने भी मेथड है ये हायर क्लासेस में, बड़ी क्लासेस में यूज़ होते हैं। तो इस तरीके से इन अप्रोचेस को यूज़ करके हमें बच्चों को पढ़ाना चाहिए। तो ये मैक्सिमाज है टीचिंग के, ठीक है। समझ गए, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो भाई, और रिव्यू देना है तो दे भी सकते हो। टीचिंग के 5 लेवल हैं, ध्यान रखना, रिसेप्शन, अटेंशन, एक्सटेंशन, क्रिएशन, चैलेंज, ठीक है। कैसे कैसे, सबसे पहले में कि रिसेप्शन, फिर अटेंशन, फिर एक्सटेंशन, फिर क्रिएशन, फिर चैलेंज, ठीक है। एक एक मैं करके आप लोगों को यहीं पे समझा देती हूँ क्या क्या होता है। देखो सबसे पहले हमारा क्या है,
रिसेप्शन है। रिसेप्शन का मतलब जैसे रिसेप्शन होता है ना, रिसेप्शन आप लोगों ने पढ़ा है कि यहाँ से एंट्री करो, तो रिसेप्शन का मतलब क्या, बच्चों को इस तरीके से तैयार करो कि वो तैयार हो जाए चीज़ों को सीखने के लिए, ठीक है। रिसेप्शन मतलब वहाँ पे बच्चों को वेलकम करो, हाँ तुम सीख रहे हो। फिर सेकेंड स्टेप में बच्चों को क्या बनाओ, अटेंटिव, अटेंशन मतलब बच्चे वहाँ पे ध्यान से सुने। फिर एक्सटेंशन, अपनी नॉलेज को थोड़ा सा बढ़ाओ, ठीक है। फिर बच्चों को टास्क दो, क्रिएशन, बच्चों के अंदर क्रिएशन का लेवल, और फिर बच्चों को चैलेंज दो। तो इस तरीके से ये स्टेप है। रिसेप्शन का मतलब बच्चों को सिखाने के लिए उन्हें प्रेरित करो, ठीक है, उनको वेलकम करो किसी भी तरीके से कि हाँ तुम्हें ये चीज़ सीखनी है, कैसे सीखेंगे। फिर सेकंड स्टेप में बच्चों को अटेंटिव होना पड़ेगा जो भी आप उन्हें सिखा रहे हो। तीसरे स्टेप में उनकी जो नॉलेज है उनको इसको एक्सटेंड करने की कोशिश करो, कुछ ऐसा वहाँ पे बताओ कि बच्चे क्रिएटिव बने, बच्चे दूर तक सोच सके। और फिर उनको लास्ट में क्या होता है, चैलेंज है जहाँ पे बच्चा खुद एक्टिव होकर काम करेगा। आई थिंक समझ में आ गए होंगे आपको ये लेवल्स ऑफ टीचिंग। अगर मैं टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज की बात करूँ जो टीचर क्लास में यूज़ करता है, तो ऑडियो टीचिंग में अगर हम बात करें, ऑडियो का मतलब क्या हो गया, सुनने वाला, कि रेडियो से हम उनको सुना के करा सकते हैं, ग्रामोफोन से, टेप रिकॉर्डर से। तो ध्यान रखना यार, ये ना ऑप्शंस में आएंगे। जैसे विजुअल में ध्यान रखना, फ्लैश कार्ड्स, मतलब फ्लैश कार्ड का मतलब क्या होता है कि जैसे बच्चा स्मार्ट क्लास में बैठा है, हमने कुछ बच्चों को दिखाया, 2 मिनट के लिए सामने रखा, फिर उसको हटा दिया, तो अब हम बच्चे को पूछेंगे बताओ उसमें क्या क्या था, तो यहाँ पे बच्चा खुद रोल प्ले करेगा। फ्लैश कार्ड का मतलब है थोड़ी देर के लिए आया फिर एकदम से चला गया, ठीक है। बुलेटिन बोर्ड का यूज़ करके हम बच्चों को सिखा सकते हैं। फ्लैनल बोर्ड, पूछेंगे बुलेटिन बोर्ड किसका एग्जाम्पल है, तो आप ध्यान रखना ये विजुअल टीचिंग का है। फ्लैनल बोर्ड भी किसका है, विजुअल टीचिंग का। प्रोजेक्टर तो आप लोगों को पता ही है, ठीक है। फिर ऑडियो विजुअल, जहाँ पे ऑडियो विजुअल दोनों यूज़ होते हैं। ये किन के लिए यूज़ होते हैं, जो बच्चे ब्लाइंड होते हैं। ये विजुअल किसके लिए यूज़ होते हैं, जो बच्चे सुन नहीं सकते हैं, ठीक है। ऑडियो विजुअल एड्स जो होते हैं, जो बच्चों को मतलब लाइक ना दिखाई देता है ना सुनाई देता है, ठीक है। बेसिकली हम यहाँ पे ये कह सकते हैं ऑडियो विजुअल एड्स कहाँ पे हो गए, जैसे टीवी और मोबाइल। जैसे टीवी है, टीवी में सुनाई भी देता है, दिखाई भी देता है, कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं। और मोबाइल्स हो गए, प्रोजेक्टर्स हो गए। तो ध्यान रखोगे, ध्यान रखना टीचर किस किस की तरह, ये बहुत ही बेसिक है यार। टीचर एक रोल मॉडल की तरह काम करता है। टीचर नेगोशिएटर, नेगोशिएटर का मतलब क्या है, दो बच्चों के बीच में लड़ाई हो गई, वहाँ पे जहाँ के शांत करवाना है, उनके बीच में एक सलाह मशवरा करना है, लड़ाई को शांत करवाना है, नेगोशिएट रोकनी है लड़ाई। तो एक नेगोशिएटर की तरह काम करता है टीचर। रिसर्चर की तरह काम करता है, फैसिलिटेट रिसर्च, बच्चों की हेल्प करता है रिसर्च करने में, उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, तो फैसिलिटेटर की तरह काम करता है। गाइडेंस की तरह काम करता है, लिसनर की तरह काम करता है, प्लानर, ऑर्गेनाइजर्स। कर लोगे ये वाली चीज, आप लोग कर लोगे। आई कैन नो, आई कैन नो, आई कैन अंडरस्टैंड कि आप लोग ये चीज कर लोगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं करिकुलम और सिलेबस। ये आपके स्पीड पेडागोजी के सिलेबस में है। अगर मैं बात करूँ तो सिलेबस जो होता है ना, वो करिकुलम का पार्ट होता है। करिकुलम का मतलब क्या है कि हम बोलते हैं ना कि तुम्हारा करिकुलम क्या है, तो करिकुलम के अंदर स्कूल की एक्टिविटीज़ भी आ गई, सब कुछ आ गया, तो सिलेबस भी उसी के अंदर आ गया, ठीक है। तो इट इंक्लूड सिलेबस, इट इज़ अ पार्ट ऑफ करिकुलम। हाँ, करिकुलम इस तरीके से तैयार करना चाहिए कि वहाँ पे बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट हो पाए। अगर हमारी 3 डोमेन्स है लर्निंग के, कॉग्निटिव भी है, अफेक्टिव भी है, साइकोमोटर भी है, तो यहाँ पे इस तरीके से करिकुलम तैयार होना चाहिए कि जो बच्चों के तीनों डोमेन्स है ना, इन तीनों डोमेन्स में बच्चे का विकास हो सके, ठीक है। ध्यान रखोगे। उसके बाद देखो टीचिंग ऑब्जेक्ट्स, मेथड्स ऑफ टीचिंग, प्रोसेस ऑफ इवेल्युएशन, ये सब कि हमें अलग अलग मेथड्स ऑफ टीचिंग का यूज़ करके पढ़ाना चाहिए। बच्चे की टीचिंग में इवेल्युएशन की प्रोसेस भी होनी चाहिए, मतलब आंकलन भी तो होना चाहिए ना करिकुलम के अंदर। अब देखो कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं कि जो एजुकेशन होनी चाहिए वो चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए, कंजर्वेशन होनी चाहिए, मतलब बच्चों को समझ आ सके कि क्लास में यूटिलिटी रिसोर्सेज का यूज़ करके बच्चों को पढ़ाया जाए। टोटलिटी का मतलब क्या है, सारे बच्चों को चीज़ें समझ आए, इस तरीके से हमें बच्चों को पढ़ाना चाहिए। बेसिक वैल्यूज़ के बारे में भी उन्हें पता हो, ठीक है। गिव मी अ मिनट।
ठीक है। हमें एलपीजी का प्रिंसिपल ऑफ एलपीजी क्या होता है? एलपीजी का मतलब कि क्लास में बच्चों के क्या हो, लिबरलाइजेशन भी हो, प्राइवेटाइजेशन भी हो, ग्लोबलाइजेशन भी हो। इसका मतलब ना बच्चे सीधा सीधा ना ये है कि एक ही क्लास में अगर अलग अलग तरीके के बच्चे हैं तो टीचर किस तरीके से उन्हें टीच करे। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन लिबरलाइजेशन, इसका ध्यान रखना, लिबरलाइजेशन का भी और प्राइवेटाइजेशन का भी और ग्लोबलाइजेशन का भी। ठीक है कि क्लास में ये सब चीज़ें होनी चाहिए कि जो टीचिंग है ना अकॉर्डिंग टू चाइल्ड हो, वहाँ पे बच्चे के हर तरीके से विकास हो सके, बच्चा अपनी खुद सोच सके, वहाँ पे वो एक्टिव हो, डाइवर्जेंट थिंकिंग का यूज़ करे, उसकी परसेप्शंस, उसकी स्किल्स, उसकी हर स्किल्स में वो कुछ ना कुछ इम्प्रूव करे। तो इस तरीके से रेमेडियल टीचिंग का यूज़ करना चाहिए। डायग्नोस्ड एजुकेशन, हमें बच्चों को डायग्नोस करना चाहिए, हमें बच्चों को इवेल्युएट करना चाहिए, उसके बाद हमें उन्हें फिर से पढ़ाना चाहिए। ये इस तरीके की करिकुलम है कि ये सब आपके करिकुलम में होना चाहिए। ठीक है। अब देखो टाइप्स ऑफ करिकुलम, सब्जेक्ट सेंटर्ड, जहाँ पे सब्जेक्ट को फोकस किया जाता है। ठीक है, स्कूल्स में बहुत होता है ये। लर्नर सेंटर्ड करिकुलम होता है, ये बेसिकली चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम की बात कर रहा है। उसके बाद कोर करिकुलम, कोर जो आपके सिलेबस को कवर करे। ठीक है, कोर का मतलब दैट ऑल स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड, कम से कम आपका सिलेबस सारे क्लास के बच्चे सिलेबस को कंप्लीट करें। ये वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, हर स्कूल में चलता है। अगर सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होगा तो फिर क्या होगा? ओवर्ट करिकुलम क्या होता है? ओवर्ट करिकुलम का मतलब होता है एक स्कूल का प्रॉपर करिकुलम, एक पूरा एजुकेशन प्लान तैयार करा जाए कि अच्छा कैसे 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 कितना कितना किस टाइम तक हमें क्या करना है, पढ़ा देना है। ठीक है, उसके बाद हिडन करिकुलम क्या होता है? हिडन करिकुलम ना, देखो ध्यान से सुनना, कोर करिकुलम तो क्या होता है जहाँ पे आपका सिलेबस लिखा होता है कि इतने टाइम में हर बच्चा इतना सिलेबस कंप्लीट कर लेगा। मतलब अगर समर वेकेशन है, समर वेकेशन से पहले इतना सिलेबस करना है, तो दैट इज नोन एज कोर करिकुलम। हिडन करिकुलम मतलब कहीं लिखा नहीं है कि बच्चे को ये करना है, लेकिन बेसिक वैल्यूज बच्चे को सिखानी है। भाई इंपॉर्टेंट है बच्चों को बेसिक वैल्यूज के बारे में पता हो। ठीक है, अनरिटन रूल्स एंड अनस्पोकन एक्सपेक्टेशंस, मतलब जो बेसिक वैल्यूज है, इंटीग्रेटेड वैल्यूज है। जैसे एक क्लास में नॉर्थ इंडियन भी बैठे हैं, साउथ इंडियन भी बैठे हैं, नॉर्थ इंडियन अलग ग्रुप बना के बैठ जाए, साउथ इंडियन अलग ग्रुप बना के बैठ जाए, दैट इज नॉट ओके। टीचर को वहाँ पे बच्चों को सिखाना चाहिए कि देखो गलत है, बच्चे हिंदू मुस्लिम करने लगते हैं छोटी सी उम्र में, तो उनको ये इंटीग्रिटी की भावना, मतलब एकता की भावना बचपन से उनको सिखानी चाहिए। ये कहीं एजुकेशन में नहीं है, बट हिडन जो बच्चे की वैल्यूज को इम्प्रूव करता है, दैट इज नोन एज हिडन। नल करिकुलम क्या होता है? नल करिकुलम इज नथिंग। ठीक है, नल करिकुलम होता है, नल करिकुलम का मतलब है कि जैसे मैं बात करूं कि ये ना आपकी बुक है, बुक के अंदर एक ना टॉपिक है, 5th क्लास की बुक है, 5th क्लास की बुक के अंदर है आई। अब ये आई है, अब क्या करे टीचर? 5वीं क्लास का बच्चा वैसे आई का लेक्चर नहीं समझ में आएगा, हम उन्हें ऐसे डायग्राम सिखाएंगे, बताएंगे ये कॉर्निया है, यहाँ पे ऑप्टिक नर्व्स है, बच्चा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ याद रख सकता है, वो रट सकता है उस चीज़ को। अभी उसका दिमाग इतना डेवलप नहीं हुआ है कि वो उसे छोड़ दे। तो ये आता है नल करिकुलम के अंदर का पार्ट कि टीचर को ना करते हुए वो छोड़ना पड़ता है। ठीक है, अब कुछ फ्रेमवर्क्स आए हैं जो करिकुलम को डेवलप करते हैं। तो आप लोगों को पता है, एक तो एनसीएफ आया 2005 नेशनल करिकुलम, इससे पहले आप लोगों के 3 फ्रेमवर्क्स और आए हैं, और ईसीसीई 2013 में आया है, अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर एजुकेशन। ये पढ़ना हो ना तो एनईपी वाली पॉलिसीज की पूरी एक प्लेलिस्ट है, उसमें ना आप लोगों का एफएलएन भी हो रखा है। ये इस क्लास में मैंने वो टॉपिक दोबारा नहीं करवाया है, जब मैंने ऑलरेडी एक बार करवा दिया तो मैं दोबारा नहीं करवा रही हूँ वो। जिसको भी देखना आप लोग वहाँ जाके देख सकते हो। और अगर आपसे पूछे कि जो बच्चों के करिकुलम फ्रेमवर्क कौन तैयार करता है, तो एनसीईआरटी तैयार करता है। टीचर का फ्रेमवर्क कौन तैयार करता है, ये ना मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ, मैंने बता रखा है। नहीं आता है तो भी बताना, नहीं आता तो भी बताना, फिर मैं नीचे आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताऊंगी, अदरवाइज मैं नहीं बताऊंगी। ठीक है, देखो आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया है। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं, अब हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे। कॉम्पिटेंसी मतलब हमें इस तरीके से एजुकेशन तैयार करनी चाहिए कि बच्चे जैसे कंपटीशन एग्जाम होते हैं ना, जहाँ पे बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट, तो प्रोग्रेस इस तरीके से होनी चाहिए कि बच्चा मास्टरी कर सके किसी एक सब्जेक्ट में,
अदरवाइज टाइम वेस्ट करने के अलावा, ठीक है। तो प्रोग्रेस बेस्ड ऑन एविडेंस ऑफ मास्टरी, मतलब हम बच्चों के अंदर कॉम्पिटेंसी स्किल बेस्ड ऑन असेसमेंट करवाने की, जिनसे उनकी स्किल्स डेवलप हो, उनका जो माइंड, एक फियर माइंड सेट तैयार हो, वो आगे के लिए तैयार हो, ठीक है। उनके अभी स्किल्स को इम्प्रूव करना है। एक जो लाइफ की रेस है ना, बच्चा उसमें अच्छे ढंग से पार्टिसिपेट कर सके। बच्चे को एजुकेशन इस तरीके से हमें प्रोवाइड करनी है विद द हेल्प ऑफ उसके जितने पुराने एक्सपीरियंस है, और हमें उनको क्या करनी है, प्रैक्टिकल एजुकेशन देनी है। ये नहीं कि सिर्फ किताबी ज्ञान उनको देते रहे, नहीं, ऐसा नॉलेज भी देनी है जिससे वो एक्चुअल में उसे लाइफ में तैयार कर सके, ठीक है। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन को अचीव करने के लिए 4D एक मॉडल तैयार किया, जिसे हम क्या कहते हैं, 4Ds मॉडल, मतलब डिस्कवरी, ड्रीम, डिजाइन, डेस्टिनी। सबसे पहले बच्चे क्या करेगा, देखेगा ना कि क्या 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 चीज़ है, उसके पास इतना सारा कलेक्शन है चीज़ों का। फिर उसमें से वो क्या करेगा, ड्रीम देखेगा कि उसे करना क्या है, ठीक है, उसने सोचा। फिर उसके लिए वो डिज़ाइन, प्रॉपर तरीके से प्लानिंग तैयार करेगा। फिर ठीक है, डेस्टिनी का मतलब क्या होता है, डेस्टिनी का मतलब बेसिकली तो किस्मत होता है, लेकिन फिर उसको वो इम्प्लीमेंट करेगा। तो ये सारे पूरे डीज है मॉडल तैयार करने की, कि सबसे पहले उसके पास कलेक्शन है, देखेगा डिस्कवरी, ड्रीम, डिजाइन, डेस्टिनी, डिस्कवरी, ड्रीम, डिजाइन, डेस्टिनी, ठीक है, डिस्कवरी, ड्रीम, डिजाइन और डेस्टिनी। अब देखो टीचिंग, प्लानिंग फॉर टीचिंग, यहाँ तक हमने बहुत ऑलमोस्ट हमारा 80% सिलेबस कंप्लीट हो गया है, और इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो आप लोगों को खुद करनी है। मतलब जितना मैं करवा सकती थी ना, मैंने अपनी तरफ से करवाया है काफ़ी हद तक। बच्चे मैंने आप लोगों को काफ़ी कुछ करवा दिया है। अब आप लोगों के आगे समझ है कि आप लोग कितना समझे हो, कितना चीज़ों को ग्रास्प किया है। अगर इस यूनिट में से 15 क्वेश्चन आने हैं ना, तो ये मान के चलो कि ना 12 क्वेश्चंस तो ना आप लोग बहुत प्यार से अटेम्प्ट करके आ जाओगे, बहुत आराम से, अगर आपने क्लास को ढंग से अपने कॉन्सेप्ट्स को लगा के समझा है तो, ठीक है। अब देखो, एनुअल प्लान की बात करी गई है, यूनिट प्लान की बात करी गई है, और लेसन प्लान की बात करी गई है। एनुअल प्लान का मतलब क्या होता है, एनुअल प्लान एनसीईआरटी जैसे पीछे से तैयार हो गया, सीबीएसई ने, एनसीईआरटी ने तैयार करके दिया कि इस टाइम तक बच्चे का इतना सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। इस वाले एनुअल प्लान के अंदर आप लोग, हम लोग, टीचर्स लोग फेरबदल नहीं कर सकते हैं। यानी कि टीचर अपनी मर्जी से नहीं, वो पीछे से ऊपर से बन के आ रहा है कि क्या क्या बच्चे को एक्टिविटीज़ करवानी है, क्या क्या उनके सिलेबस के अंदर है, क्या क्या उनको कंटेंट पढ़ाना है, क्या क्या इवेंट्स ऑर्गेनाइज होंगे, और पूरा एक प्रॉपर एनुअल प्लान। एक एनुअल प्लान जैसे उन्होंने भेजा, अरे एक एनुअल प्लान पूरा एक स्कूल तैयार करता है अपने करिकुलम को अच्छा बनाने के लिए, ठीक है। यूनिट प्लान ये सिर्फ इतना नहीं है, जितना मेजर इंपॉर्टेंट है वो मैंने बता दिया। उसके बाद भाई आप लोगों की समझ है कैसे आप लोग करोगे। यूनिट प्लान के मतलब एक यूनिट प्लान, जैसे अगर हम बात करें, जैसे ये यूनिट है, इस यूनिट के अंदर अलग अलग चैप्टर्स होंगे, तो कब तक कौन सी एक प्रॉपर अरेंजमेंट यहाँ पे अब टीचर अपने हिसाब से तैयार करता है इस प्लान को, ठीक है। सिस्टमैटिक अरेंजमेंट और सब्जेक्ट मैटर यहाँ पे कि किस तरीके से प्रॉपर अरेंजमेंट करने की, कब तक, जैसे 2 हफ्ते हैं, 2 हफ्ते के अंदर मुझे बच्चों को कितनी एक यूनिट कंप्लीट करवा देनी है, तो ये यूनिट प्लान के अंडर आता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है लेसन प्लान। लेसन प्लान का मतलब कि हम अगर बच्चे को क्लास में कोई टॉपिक करवा रहे हैं तो कितना टाइम, जैसे अगर हमसे पूछेंगे कि एक लेसन, एक जो क्लास होती है वो कितनी देर की होती है, एटलीस्ट 40 to 45 मिनट्स की होनी चाहिए एक क्लास, है ना। तो क्या टाइम पीरियड रहेगा एक लेक्चर का, क्या क्या हम रेमेडीज़, क्या क्या वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं बच्चों को ढंग से एजुकेशन देने के लिए, क्या क्या प्रॉपर प्लानिंग तैयार करनी पड़ती है। तो ये आपका क्या हो गया, एनुअल प्लान, यूनिट प्लान और लेसन प्लान हो गया, ठीक है। लेसन प्लान जो होता है उसको बहुत तरीक़ों से तैयार किया जाता है। एक मोस्ट कॉमन वे है क्या, हर्बेटियन मेथड। विच मेथड, हर्बेटियन मेथड, ठीक है। इसमें क्या है, प्रिपेयर, PPAGA, सबसे पहले प्रिपेयर करेंगे, फिर प्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले टीचर को भी क्लास में देना है तो सबसे पहले प्रिपरेशन करेगी ना, प्रोग्राम तैयार करेगी, फिर उसको प्रेजेंट करेगी, फिर उसको एसोसिएट करेगी, फिर जनरलाइज करेगी, फिर अप्लाई करेगी, ठीक है। तो ध्यान रखना क्या कि प्रिपेयर, प्रेजेंट किया, एसोसिएट किया, समझा कि बच्चों ने क्या क्या, भाई ये भी तो देखिए ना टीचर की, उसने तो पढ़ा दिया, बच्चों को समझ आया कि नहीं आया, ठीक है, वो किसके अंदर आ जाएगा, जनरलाइजेशन के अंदर आएगा। और अगर नहीं आया तो फिर एप्लीकेशन,
कि ठीक है, हम यही है, प्रिपेयर, प्रेजेंटेशन, एसोसिएशन, जनरलाइजेशन और एप्लीकेशन। ठीक है, सबसे पहले क्या करेगी, प्रिपेयर करेगी, फिर उसे प्रेजेंट करेगी, फिर एसोसिएट करेगी, मतलब ये बताएगी कि लेसन प्लान किस किस तरीके से, जनरलाइज देखेगी कि क्या कुछ हुआ है, फिर एप्लीकेशन, फिर दोबारा से, मतलब लाइक अगर यहाँ पे ये बोले तो ये टीचर खुद अपना जब प्रोसेस करेगी, जैसे उसने प्रिपेयर किया, अगर उसके क्लास में सपोज करो छोटे बच्चों को कुछ पढ़ाना है तो उसने एक तैयार किया चार्ट, प्रिपेयर, फिर प्रेजेंट, या फिर मतलब अपने कोलीग्स के आ गया, फिर खुद ही उसने उसे प्रेजेंट किया, खुद देखा, फिर एसोसिएट इकट्ठा किया, मतलब नॉलेज ये देखी कि बच्चों को कितना कितना कहाँ कहाँ पे क्या क्या समझ आ सकता है उसने, फिर जनरलाइज, यहाँ पे उसने चीज़ों को इकट्ठा करी, जनरलाइज एक प्रॉपर तरीके से तैयार किया, और फिर अपनी क्लास में उस चीज़ को क्या किया, अप्लाई किया। आप इस तरीके से समझ सकते हो कि सबसे पहले उसने प्रिपेयर किया, फिर उसने प्रेजेंटेशन, मतलब खुद से ही प्रेजेंट किया, खुद से ही उसे देखा, फिर एसोसिएट, जितने भी जितना इंपॉर्टेंट था उसने, एसोसिएशन का मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना, हाँ, फिर जनरलाइज ने ये देखा कि इसमें क्या क्या सुधार हो सकता है, मतलब किस तरीके से क्या कुछ होगा, और फिर एप्लीकेशन का मतलब उसने अप्लाई किया, ठीक है, क्लास में। तो ये किसने दिए, ये PPAGA वाले मेथड, ये है हर्बिरिटेरियन मेथड। उसके बाद हम चलते हैं किस पे, यूनिट प्लान पे। ये आई थिंक आप लोगों को यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन हुई है, क्योंकि मैंने ना समझाने में गलती कर दी यहाँ पे एक बार पहले, तो आप लोग देख लेना दोबारा से, क्योंकि मैंने दो बार इसको दोबारा से समझाया है। उसके बाद यूनिट प्लान, यूनिट प्लान के लिए भी 5 स्टेप्स हैं, और किसने दिए हैं, HC मॉरिसन ने दिए हैं। एक्सप्लोर, प्रेजेंटेशन, एसिमिलेशन, ऑर्गेनाइजेशन और रिसाइटेशन। सबसे पहले उसको तैयार करना है, किसको, एक्सप्लोर करेंगे, मतलब कि क्या क्या हम इकट्ठे कर सकते हैं, फिर उसको उसके अंदर प्रेजेंट करेंगे, जो भी प्लान बना रहा है वहाँ पे प्रेजेंट करेंगे, एसिमिलेट, इकट्ठा करेंगे सारी नॉलेज को, प्रॉपर ढंग से उसे ऑर्गेनाइज करेंगे, फिर रिसाइटेशन का मतलब है, रिसाइटेशन का मतलब क्या होता है, अधिग्रहण करना, मतलब बच्चों को समझाना, या फिर रिसाइट का मतलब नॉलेज को प्रॉपर तरीके से, रिसाइटेशन की बात करें तो जैसे लर्निंग में हम बोलते हैं ना कि एक मिनट, तो रिसाइटेशन का मतलब क्या हो जाएगा, रिसाइटेशन का मतलब सिंपल हो जाएगा कि उसे बार बार रिवाइज करना, ताकि उसे हम ढंग से अपनी क्लास में रिप्रेजेंट कर सकें। तो बस क्या ध्यान रखोगे ना, ध्यान रख लेना कि यूनिट प्लान का जो ये मॉडल है किसने दिया है, HC मॉरिसन ने दिया है, इसकी 5 स्टेज है, और जो लेसन प्लान है इसका किसने दिया है, लेसन प्लान का हमें दिया है आपके हर्बिरिटेरियन में, और उसमें उसमें भी 5 स्टेप्स हैं। सबसे वो जो आपको मैंने अभी 5 स्टेप्स करवा दिए हैं, तो आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, यूनिट प्लान, लेसन प्लान एंड ऑल। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद हमारे ये सब है, थोड़ा सा रह गया है, थोड़ा सा रह गया, ज़्यादा नहीं है ये, चलो। तो देखो यहाँ तक समझ आ गया यूनिट प्लान के बारे में, और अब लेसन प्लान के बारे में किसने क्या क्या दिया है। अब उसके बाद देखिए कंस्ट्रक्टिविस्ट के बारे में पढ़े, कंस्ट्रक्टिविस्ट के बारे में पढ़ेंगे, स्पेलिंग गलत लिखिए, कंस्ट्रक्टिविस्ट लेसन प्लानिंग होगा यहाँ पे, क्या होगा यहाँ पे, कंस्ट्रक्टिविस्ट, कंस्ट्रक्टिविस्ट सही तो है, कंस्ट्रक्टिव। इसकी एक इसमें 5E की अप्रोच दी रखी है कि मतलब हम क्लास को कैसे कंस्ट्रक्टिव, जो हमारा लेसन प्लान है उसको हम कैसे कंस्ट्रक्टिविस्ट, मतलब वहाँ पे बच्चा जो है कैसे एक्टिव रोल प्ले करेगा, बच्चा वहाँ पे कैसे पैसिव ना होके खुद अपने से ही नॉलेज को खुद से ही जनरेट करेगा, खुद से ही कंस्ट्रक्ट करेगा, ठीक है। तो हमें क्या क्या क्लास में ये 5E's अप्रोच, मतलब क्या क्या कैसे बच्चों को एंगेज करना चाहिए, मतलब एक्टिविटीज़ में बच्चे खुद भी पार्टिसिपेट करें, वो एक्सप्लोर करें, मतलब अगर कुछ चीज़ कर रहे हैं तो ये नहीं कि सिर्फ दूसरों की हेल्प लेके, खुद से भी वो क्या करें, एक्सप्लोर करें, एक्सप्लेन, मतलब जो बच्चे हैं आपस में अगर हम उनकी ग्रुपिंग करवाएंगे तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, समझाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे, एलाबोरेट करेंगे और इवेल्युएट भी करेंगे। तो हमें ये जो है 5E's क्या करनी चाहिए, क्लास में यूज़ करनी चाहिए बच्चों को पढ़ाते वक्त, कि हमारा जो क्लास का जो लेसन प्लान है एक कंस्ट्रक्टिव, एक अच्छा, जहाँ पे बच्चा खुद ही एक एक्टिव रोल प्ले करे, हमें ये क्या करने चाहिए, 5E's क्लास में यूज़ करने चाहिए,
ठीक है, चलें। चलो, आईसीटी। आईसीटी का मतलब क्या है? इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसके अंदर इंटरनेट भी आता है, वायरलेस नेटवर्क्स भी आते हैं, सेल फोन्स भी आते हैं, कंप्यूटर भी आते हैं, सॉफ्टवेयर भी आते हैं, सोशल नेटवर्किंग भी आती है और वीडियो कॉन्फ्रेंस भी आता है। ठीक है, ये आपके इंटरनेट हो गया, इसमें ये सब हो गया। तो समझ गए ना, इंटरनेट, वायरलेस नेटवर्क, सेल फोन्स, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर। आईसीटी में ज़्यादा ना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये आपसे पूछ सकते हैं कि आईसीटी क्लास में कैसे हेल्पफुल है, क्यों हेल्पफुल है। मतलब वहाँ पे हम डायग्नोस्टिक टीचिंग का रेमेडियल, जब अगर हम बच्चों को इंटरनेट की हेल्प से पढ़ाएंगे तो वहाँ पे हम उनको अलग अलग बहुत सारी रेमेडीज़ दे सकते हैं। अगर बच्चों को एक तरीके से नहीं समझ आया, वहाँ पे प्रॉपर पीपीटीज होंगी, बच्चे वहाँ पे एक 3D में देखेंगे तो बच्चे काफ़ी अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो जो ये कंप्यूटर्स वगैरह, ये एक रेमेडी की तरह क्लास में काम करते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। ठीक है, इनसे बच्चों के अंदर रीजनिंग और थिंकिंग एबिलिटीज़ भी क्या होंगी, डेवलप होंगी। और बच्चे का हम बहुत अच्छे से एनालिसिस कर सकते हैं कि बच्चा क्या समझ सकता है। और भी बहुत सारे यूज़ हैं इसके, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के, कि हम प्रॉपर तरीके से उनके पोर्टफोलियोज तैयार कर सकते हैं, रिपोर्ट्स तैयार कर सकते हैं। तो यही सब है। आप, आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे देखते हैं कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर। यहाँ पे अगर आपसे पूछें, ये अलग चीज़ है, अगर आपसे पूछे कि कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं आईसीटी को, देखो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अगर हम बात करें रूरल एरियाज़ की, तो वहाँ पे जो ये रूरल एरियाज़ हो गए, इन रीजन्स में आपकी ये नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी का बहुत प्रॉब्लम होगा, ये बहुत एक्सपेंसिव है, सब बच्चों तक ये नहीं पहुँच सकते, आज भी हमारा इतना डेवलपमेंट नहीं है। ठीक है, जो शहर के, जो जहाँ पे थोड़ी सी अच्छी खासी टेक्नोलॉजी है, तो वहाँ पे तो ये चीज़ चली जाएंगी। लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं जहाँ पे अभी भी उनको खाना मिल जाए एक वक्त का बहुत बड़ी बात है, तो ये आईसीटी तो बहुत दूर की बात हो गई। तो बहुत सारे रीजंस हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर सपोज करो बिजली चली गई और वहाँ पे ऐसे प्रॉपर इन्वर्टर्स या जनरेटर्स का काम नहीं है, तो पूरा काम क्या हो जाएगा, 1 मिनट में ठप हो जाएगा। और भी बहुत सारे इनके अपने खुद के भी प्रॉब्लम होते हैं, जैसे वायरस का आ जाना हो गया, क्रैश हो जाना हो गया। बहुत सारी रीजंस हैं जो आईसीटी को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। अगर ऑप्शंस आएंगे ना तो एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एनपी 1992 के बारे में भी आईसीटी के बारे में बात की गई है। सर्व शिक्षा अभियान के बारे में भी आईसीटी के बारे में बात की गई है। और एनसीएफ 2005 में भी आईसीटी के बारे में बात की है। अब ये देखो, लास्ट है ये हमारा असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या होता है, असेसमेंट एज लर्निंग क्या होता है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या होता है। असेसमेंट फॉर लर्निंग का मतलब है लर्निंग के लिए असेसमेंट करना। ठीक है, ये क्या करते हैं टीचर मतलब जैसे टीचर्स करते हैं ये वाला असेसमेंट फॉर लर्निंग। जैसे टीचर्स ने एफए ले ली क्लास में, तो बच्चों का असेसमेंट लिया गया ताकि उनको और भी अच्छी रेमेडीज प्रोवाइड कर सके। ठीक है, तो असेसमेंट लेना लर्निंग के लिए। ठीक है, जैसे उनको डायग्नोज किया, उनको चेक किया कि बच्चों को कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट है। ठीक है, डायग्नोस्टिक असेसमेंट और फॉर्मेटिव असेसमेंट। असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट को ही एक लर्निंग की तरह यूज़ करना। ठीक है, जैसे हम बच्चों को कहें कि तुम ना खुद ही करो, जैसे हम टीचर ने टेस्ट लिया और हम टीचर क्या बोलते हैं कि तुम खुद ही कॉपी चेक करो, तो वहाँ पे बच्चा सेल्फ असिस्ट, बच्चा खुद देख रहा है ना, वहाँ पे वो खुद चेक करते हुए भी क्या कर रहा है, लर्न कर रहा है। ठीक है, तो स्टूडेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, खुद को डायग्नोज करना, खुद को चेक करना। तो वहाँ पे वो चेक भी कर रहा है, खुद को असिस्ट भी कर रहा है, तो वहाँ पे वो खुद भी सीख रहा है। ठीक है, लर्निंग के लिए असेसमेंट करना, जैसे आपकी टीचर्स यूज़ करते हैं, एफएस वगैरह लेते हैं। असेसमेंट एज लर्निंग का मतलब क्या हो गया, जहाँ पे खुद बच्चे का मतलब लर्निंग, असेसमेंट को इस तरीके से यूज़ किया कि वहाँ पे भी लर्निंग हो रही है। ठीक है, लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या होता है, लर्निंग का असेसमेंट। जैसे बच्चे ने क्या सीखा, अब उसका एक फाइनल असेसमेंट लेंगे, देखेंगे कि बच्चे ने क्या सीखा है। जैसे समेटिव क्लास, सेमेस्टर एंड के एग्जाम्स होते हैं ना, जो नेक्स्ट क्लास में प्रमोट करते हैं, तो इस तरीके से। इतना ही ज़्यादा इसमें नहीं है कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग, फॉर लर्निंग। अगर ऑप्शंस आएंगे तो आप लोग देख लेना, जो समझने की चीज़ थी आपने समझ ली। इवेल्युएशन क्या होता है, इवेल्युएशन वो होता है कि जब टीचर ये देखती है कि बच्चे ने क्या क्या सीखा, बच्चे का आकलन करना। अच्छा, बच्चे को यहाँ दिक्कत है, हम यहाँ पे। ठीक है, इवेल्युएशन का मतलब कि
पूरी क्लास ले ली, अब इवैल्यूएशन, अब चेक करेंगे कि बच्चों ने क्या क्या सीखा है, दैट इज इवैल्यूएशन। उसके बाद देखो कि फैक्टर्स कौन कौन से इफेक्ट करते हैं फैक्टर्स इवैल्यूएशन को, जैसे असेसमेंट तो पढ़ लिया ना कि इवैल्यूएशन कैसे ले सकते हैं हम, कि बच्चे को बच्चे का एक प्रॉपर तरीके से टेस्ट तैयार करेंगे, फिर वहाँ पे देखेंगे कि बच्चे ने क्या क्या किया है। फॉर्मेटिव असेसमेंट, एक होता है ना आपका, क्या था वर्ड ध्यान में नहीं आ रहा अभी, वो पोर्टफोलियोज बना सकते हैं। पोर्टफोलियोज के अंदर क्या आएगा कि बच्चे की प्रोजेक्ट्स की रिपोर्ट्स तैयार करेंगे, असाइनमेंट्स प्रॉपर, उसमें पोर्टफोलियो में एक प्रॉपर रिकॉर्ड तैयार होगा, ठीक है। एक सैम्पल होगा लर्नर्स वर्क्स का, बच्चे ने क्या क्या प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, तो ये पोर्टफोलियो होता है। रेटिंग स्केल का मतलब ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, जैसे बच्चे की परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से हम उसको क्या करेंगे, रेट करेंगे, ठीक है। दैट इज नोन एज रेटिंग स्केल। एनेक्डोटल रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है, जो बच्चे का करेक्टर है उसके बारे में उसमें लिखना, ठीक है। ऑब्जर्वेशन एक स्टोरी के फॉर्म में लिखना, उसे हम क्या कहते हैं, एनेक्डोटल रिकॉर्ड, ठीक है। इससे क्या होता है, बच्चे का जो करेक्टर है ना उसको डेवलप करने में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हेल्प करता है, हम ये कह सकते हैं। क्यूम्युलेटिव रिकॉर्ड क्या होता है कि बच्चे ने जो लाइफ में कुछ अच्छा अचीव किया है, इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो बच्चे की लाइफ में घटे हैं, तो उसे क्या कहते हैं, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड, ठीक है। एनेक्डोटल रिकॉर्ड का मतलब एक प्रॉपर स्टोरी से तैयार करना है कि बच्चे ने कैसे 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 क्या किया है, और ये बच्चे के करेक्टर डेवलपमेंट की भी बातें होती है इसके बारे में कि बच्चा करेक्टर में कैसा है, क्लास में कैसा है। और क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड के अंदर क्या होता है कि जैसे कुछ उसका इम्पोर्टेंट है, उसने क्या अचीव किया लाइफ में, कुछ बिग, तो वो क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड के बारे में होता है, ठीक है। पोर्टफोलियोज में क्या होता है, उनके प्रोजेक्ट्स, उनकी एक्टिविटीज़, उनके असाइनमेंट्स, उनके जो भी ये सब होते हैं, एक्टिविटीज़ हो गई क्लास में लेती हैं ना, जैसे टीचर्स डिक्टेशंस का टेस्ट लेती हैं तो वहाँ पे उनका क्या परफॉर्मेंस है, ये सब पोर्टफोलियोज बनाई जाती हैं। तो इस तरीके से बच्चों का इवैल्यूएशन किया जाता है। आपसे पूछ सकते हैं एनेक्डोटल रिकॉर्ड और क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड में क्या अंतर है, तो एनेक्डोटल में क्या होता है, बच्चे के करेक्टर के बारे में लिखा होता है। क्यूमुलेटिव में क्या होता है, बच्चे के जो अचीवमेंट्स होती हैं उनके बारे में लिखा होता है। पोर्टफोलियोज में बच्चे की प्रोजेक्ट्स, बच्चे की एक्टिविटीज़, इनके बारे में लिखा होता है, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा जो था पूरा हमने क्या कर लिया है, अपना यूनिट 2 कंप्लीट कर लिया है, टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस। आई थिंक अब आप लोगों को यहाँ पे कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं, अपनी यूनिट 1 हमारा लास्ट बच गया, उसको हम 1 या 2 क्लासेस में ही वाइंड अप कर देंगे, बड़ा चैप्टर है वो भी। तो आई थिंक यहीं तक हो गया। तो अगर पसंद आए तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। तो चलिए मिलते हैं जल्दी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, गुड डे एंड हैव अ नाइस डे। अपनी तैयारी ऐसे ही करते रहिए।